फाइनली आज हम अपने इस तगड़े कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं और ये जो तगड़ा कोर्स है ये है आपका डीआई का उड़ान बैच। फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स पूरी एनर्जी के साथ आ जाएं, फिर हम शुरुआत करेंगे। बहुत मजा आने वाला है आज की इस क्लास में, बहुत ही जबरदस्त सीखने वाले हैं हम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं सपनों की उड़ान, डीआई की उड़ान। चलिए शुरू करते हैं डीआई की उड़ान। तो मींस में क्या बचता है अरिथमेटिक करने के बाद? डीआई बचती है सुप्रदीप। बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिए। तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाओ। अब आप जान रहे हो कि दिख रहा है आपको 2020 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका है। आप देख पा रहे हो ना ये चीज कि 2020 का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है, रिजल्ट्स लगभग आ चुके हैं। तो अब बारी है 2021 की। थोड़ा सा डिले चल रहा है कोविड के चलते, बट ऑब्वियसली थोड़ा लेट हो गया। बट हाँ, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो तैयारी करनी है ना, हमें तो नोटिफिकेशन आते ही, हमें तो बस टूट पड़ना है उस पर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे लेवल पे चीजें लेके चलेंगे। सबसे पहली चीज मैं क्लैरिटी दे दूं कि इस बैच में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा बेसिकली टारगेट होगा जो देखो डेटा इंटरप्रिटेशन की ना 4 से 5 लेयर्स होती हैं। ठीक है, जो प्री से शुरू होकर मींस तक जाती हैं। मैं स्टार्टिंग की 2 से 3 लेयर्स इस बैच में कवर करूंगा और आखिरी की जो 2 लेयर होंगी वो हम कवर करेंगे मींस के बैच में। ठीक है, तो इसको प्री स्पेसिफिक कहना या मीन स्पेसिफिक कहना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको हम कहेंगे कि अगर आपने 5 सीढ़ियां चढ़नी है ना डीआई में प्रो होने के लिए, तो पहली 3 सीढ़ियां इसी बैच में होंगी। ठीक है, आगे की 2 सीढ़ियां हम प्रो बैच में करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से सीखेंगे हम चीजों को। हिंदी में भी देना। लो ये देखो पहले देख लो, हिंदी में है कि नहीं है ना? हिंदी में कैसी बात कर रहे हो यार? हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या उनको अलग से मतलब मुझे कुछ कहना पड़ेगा? ऑब्वियसली सबको एक साथ लेके चलना है, सारे बच्चे पढ़ाई करने वाले हो तुम। हिंदी में भी जरूर रखना सर, सब हिंदी में होगा, पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, चलो इस बैच में केसेट भी होगी, बिल्कुल होगी बच्चों, बिल्कुल होगी। अब बिल्कुल शांति से, बिल्कुल तसल्ली से मेरी बात सुनेंगे आप बच्चों। सबसे पहली चीज डेटा इंटरप्रिटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन? डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है डेटा को समझना, डेटा को इंटरप्रेट करना। ठीक है, अब डेटा इंटरप्रेट करने के लिए ऑब्वियसली वो चाहते तो सीधा रिटर्न में दे देते आपको कि ये चीज इतनी है, ये चीज इतनी है, ये चीज इतनी है, पर वो नहीं देते। क्योंकि कई बार ना ट्रेंड समझने के लिए चीजों को कि कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज घट रही है, कोई चीज किस हिसाब से चेंज हो रही है, उसका ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है, ग्राफ बनाना पड़ता है उसका। अब आप देखोगे, मान लो कोविड केसेस की बात की जाए तो कोविड केसेस हम लिख देते, पर लिखने में नंबर्स में अच्छे से पता नहीं चलता, इतना ग्राफ से पता लगता है ताकि हमें पता लगे कि बढ़ रहा है, घट रहा है, कब जाके कर्व स्ट्रेट हुई है, कब जाके कांस्टेंट हुई है। तो ये चीज चेक करनी पड़ती है ना बच्चों। तो इसके लिए ग्राफ बनाए जाते हैं। अब ग्राफ से डेटा समझना हमें आना चाहिए। ग्राफ से डेटा समझना सिखाने के लिए ही ये डेटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर बनाया गया। ठीक है, अब इसमें कई सारे ग्राफ्स बनते हैं। कौन से ग्राफ बनते हैं डीआई के अंदर? डीआई में आप देखोगे सबसे बेसिक ग्राफ होता है टेबल बनती है एक। उसको ग्राफ नहीं बोलेंगे, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद अगली चीज जो आपको बहुत ही फ्रीक्वेंट देखने को मिलेगी वो होती है बार ग्राफ। आपको पाई चार्ट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा, आपको लाइन ग्राफ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस भी होते हैं, जैसे कि रडार ग्राफ जो आपके मीन्स में देखने को मिलते हैं, खासकर स्कैटर ग्राफ, फनल देखने को मिल जाती है आपको। इसके अलावा ऐसी कई सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। कैंडल डीआई आ जाती है आपके लिए। अब ऐसे मिसलेनियस में तो कोई मर्जी बना लो, ऐसे कोई उसका कोई सिर पैर नहीं है कि ये चीज आएगी उतनी आएगी, वो कुछ भी आ सकता है मिसलेनियस में। तो हमें बस क्या करना आना चाहिए, ऊपर जो डिस्क्रिप्शन में डेटा दिया जाता है उसको पढ़ के ग्राफ को समझना आना चाहिए, वो धीरे धीरे हम उस एक्सेलेंस को अचीव करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद आपको पता है आपके कुछ बेसिक से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जब आप प्री लेवल डीआई सॉल्व करेंगे ना, सर्टेन फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर की डीआई सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ बेसिक सवाल देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक पहला क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलता है कि मान लो आपको एबीसीडी का कोई डेटा दिया गया, तो बोल देंगे आपको ए प्लस बी और डी प्लस ई के मेल्स की क्या रेशियो है या फीमेल्स की क्या रेशियो है, इस टाइप से। या फिर ए की फीमेल और सी की फीमेल डी के मेल से कितना परसेंटेज ज्यादा है या कितना परसेंटेज है। अगर हम ए की वैल्यू को 40% बढ़ा दें, सी की वैल्यू को 20% बढ़ा दें, तो जो सम आएगा वो बी से कितना ज्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि अगर ए अपनी आइटम्स को, जितनी भी आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, अगर 30 रुपए के हिसाब से सेल करे और उसने उसे खरीदा हो 20 रुपए के हिसाब से, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा। ए जो है ए प्लस बी को अगर आप कंबाइन करते हो तो वो सी का कितना परसेंटेज है, इस टाइप के सवाल। ठीक है, और ऐसे ही मिलते जुलते कई सारे इसी सेक्शन के अंदर इसी टाइप्स के इधर गिर्द घूमते हुए कई सारे सवाल आपको पी वाले सेक्शन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है आप देख पाओगे कि भाई मतलब पेपर में ना पाई चार्ट बढ़ा रहा है और पाई चार्ट में डिग्री और परसेंटेज के साथ बहुत ज्यादा खेला जा रहा है। ठीक है, डिग्री परसेंटेज के साथ बहुत ज्यादा खेला जा रहा है, उनको बड़ा मजा आता है डिग्री परसेंटेज के साथ खेलते हुए। अभी डिग्री परसेंटेज हैं क्या, कोई हमें बताए? तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको ना स्ट्रक्चर दिया जाता है, ये पूरा का पूरा, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो होता है वो यूज किया जाता है किसके लिए? यूज किया जाता है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अभी हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम इसको एक अलग क्लास में पढ़ेंगे और उसके अंदर हम डिटेल में जाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, और इसके ऊपर बेस्ड सिर्फ इसी टॉपिक पर बेस्ड बनाएंगे बहुत सारे। ठीक है, अभी हम एक रफ आइडिया ले रहे हैं कि मान लो एक अमित गुजराल जी हैं, इनके 5 बच्चे हैं, इन्होंने उनको पॉकेट मनी दी, कुल मिला के सबको मिला के 5,000 रुपए की पॉकेट मनी दी, जिसमें से 20% इसको मिले, 10% इसको मिले, 15% इसको मिले, 25% इसको मिले। ठीक है, और मान लो इसको 30% मिले, चलो ठीक है, कुछ ऐसे चल रहा है। तो ये 50% हो गया और ये हो गया 25%, बचा 25% और, तो 25% मिलेंगे किसको? वो मिलेंगे ई को। कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन 40 50 50 मान लो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप जान पाए हो ना कि एबीसीडी ई है, जिसमें से 20% पैसा ए को मिल रहा है। 20% पैसा ए को मतलब 1,000 रुपए, 5,000 का 20% होता है इतना, 5,000 का 10% होता है 500, 5,000 का 15% होता है 750, 5,000 का 30% होता है 1,500, 5,000 का 25% निकालोगे आप तो 1,250 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया आपको ए बी सी डी और ई का, मान लो कुछ इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया ए बी सी डी ई का, और उसके अंदर आपको ये दिखाया जा रहा है कि भाई किसको कितने कितने मिले। ठीक है, किसको कितने कितने मिले, तो मान लो यहाँ पे 25% है, यहाँ पे 30% है, यहाँ 15% है, यहाँ पे 10% है और यहाँ पे 20% है। तो इस तरीके से आपको ना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितना पैसा किसको कितना कितना परसेंट मिला। ठीक है, तो आप ये तो देख पा रहे हो ना कि ये पूरा का पूरा जो है ये 100% है, ये पूरा सर्कल जो है वो 100% है।
और कुछ इस तरीके से भी होता है कि आप अगर एंगल वाइज देखो तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, पूरा क्लोज्ड एंगल, पूरा सर्कल कितना एंगल होता है बच्चों, 360 डिग्री एंगल होता है। तो इस परसेंटेज को इस एंगल के साथ लिंक कर देना, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और आपके पेपर में दिखाई दिया जाता है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस रेशियो, बड़ा फेवरेट टाइप है उनका, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो डाल देना, बड़ा फेवरेट टाइप है। इसके बारे में आगे डिटेल में सीखेंगे, ठीक है? अभी रफ आइडिया दिया मैंने आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए कुछ भी अगर हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो। एक बेसिक सा की रूल आपको मैं बता देना चाहता हूं डीआई शुरू करने से पहले, कि आपको ना 5 में से 2 सवाल तो परसेंटेज बेस मिलेंगे। बिफोर कैलकुलेटिंग परसेंटेज, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड एंटिटीज। ये आपने मेरी प्री क्लासेस में नोटिस किया होगा कि जब भी कोई रेशियो निकाली जाती है तो मैं उसका पहले, जब भी कोई परसेंटेज निकालनी होती है, मैं पहले उनकी रेशियो निकालता हूं, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपका टाइम काफी सेव हो जाता है, आपको काफी सारे टीचर्स को फॉलो करने लगे, ठीक है? तो आपने भी इसको फॉलो करना है चीजों को। अभी ना ये की रूल्स जो होंगे ना, टाइम टू टाइम आपको मैं सिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। अभी के लिए शुरुआत के लिए एक की रूल बताया आपको मैंने, फिर डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन अलग अलग की रूल्स का यहाँ पे हम जन्म होगा और सीखना आप उसके साथ ही। अभी शुरुआत करते हैं डीआई की। एक बार सारे बच्चे इसको रीड करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक तो ग्राफ दिया गया, एक आपके सामने यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स का जिक्र किया गया, रेशियो दी गई है। ये एक बार ग्राफ है जो यहाँ पे आपको दिया गया, एक बार ग्राफ दिया गया जिसमें टोटल स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटी में कितने हैं उसके बारे में आपको बताया गया। 5 अलग अलग सेशंस में रेशियो ऑफ साइंस डिपार्टमेंट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट बताया गया रिस्पेक्टिव सेशंस में। तो यूनिवर्सिटी हैज ओनली 2 डिपार्टमेंट, साइंस एंड कॉमर्स, ये आपको बताया गया। और किसी क्लास का एवरेज अगर आप निकालना चाहो तो क्लास एवरेज अगर निकालनी हो तो टोटल स्टूडेंट्स बाय टोटल क्लासेस आपको रखना पड़ता है। तो एक बार कोई रीडिंग लेके मुझे बताएंगे समझ में आया कि नहीं? क्या जो लिखा हुआ क्लियर है सामने? ऐसा कुछ अलग नहीं है, सिंपल सी बात लिखी हुई है, बता दो अगर कोई डाउटफुल चीज है तो। बहुत सही। देखो क्या दिया गया सबसे पहले ना, इस पूरे के पूरे जो यूनिवर्सिटी की बात हो रही है इसमें 5 अलग अलग सेशंस का जिक्र है। सेशन नंबर 1 2 3 4 5। इन पांचों सेशंस में कितने स्टूडेंट्स हैं ये आपको बताया गया कि पहले में 1280 स्टूडेंट्स हैं, दूसरे में 1020 स्टूडेंट्स हैं, तीसरे में 2100 स्टूडेंट्स हैं, चौथे में 880 स्टूडेंट हैं और पांचवें में 1040 स्टूडेंट्स हैं। इन सभी स्टूडेंट्स में कितने साइंस डिपार्टमेंट के हैं और कितने कॉमर्स डिपार्टमेंट के हैं उनकी रेशियो आपको दी हुई है। तो 1:3 5:1 5:9 4:7 8:5 ये आपको प्रोवाइड किया गया। ये है एक टर्म का और इस्तेमाल किया गया जिसका मतलब है क्लास एवरेज, मतलब इसका इस्तेमाल आगे किया जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही बताया आपको कि क्लास एवरेज क्या होता है, टोटल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो हुई हैं, आपको ऐसे करना पड़ेगा इससे आपको क्लास एवरेज मिलेगी। मान लो पहला सवाल आपके सामने, एक बार अपने हिसाब से कोशिश करके सॉल्व करेंगे आप। बहुत सिंपल सवाल है, जल्दी से बताएंगे। बताओ बताओ। बहुत ही साधारण से सवाल से शुरुआत की हमने। अब इसमें 2 चीजें आपकी चेक की, आपने नोटिस किया होगा। इसमें स्पेसिफिकली बात की है फर्स्ट की, मतलब यहाँ पे सेशन नंबर 1 की बात की है। अब ये सेशन नंबर 1 में इसने साइंस और कॉमर्स के बच्चों को अलग अलग डिस्टिंग्विश किया। भाई साइंस की क्लासेस अलग और कॉमर्स की क्लासेस अलग। अब साइंस और कॉमर्स में अगर आप ब्रेक करोगे, मतलब अगर आप 1280 को उठाओगे, आपने 1280 को उठाया, उसको आपने ब्रेक किया 1:3 में। 1280 को उठाया, उसको आपने ब्रेक किया 1:3 में, तो 4 से आप डिवाइड करोगे 1 यूनिट की वैल्यू, मतलब 1 + 3 4 यूनिट के बराबर होंगे ना। तो 4 से आपने डिवाइड किया, 4 का 3 गुना, 4 का 2 गुना और 0, 320 आ गई वैल्यू। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बच्चों 320 और 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 960। तो आपको पता है यहाँ पे किस सीक्वेंस में बात हो रही है। आपको जो स्टार्टिंग में रेशियो दी गई थी, पहले साइंस डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। मतलब ये जो वैल्यू आई है ये साइंस डिपार्टमेंट की आई है और ये वैल्यू जो आई है कॉमर्स डिपार्टमेंट की आई है। मतलब हम देखने वैसे बता सकते हैं कि ये साइंस डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अभी क्लास जब हमने इस डीआई की शुरुआत की थी, एक टर्म आपके सामने आई थी, इसका नाम था क्लास एवरेज। क्लास एवरेज का मतलब क्या था? टोटल स्टूडेंट्स जो क्लास में है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो हुई हैं, टोटल क्लासेस जो हुई हैं, इसके बारे में और जिक्र था वहां पे। तो आपने देखा अगर आप क्लास एवरेज निकालते हो साइंस का तो कितना आता है? टोटल स्टूडेंट्स तो इतने हैं। और साइंस में कितनी क्लासेस हुई हैं बच्चों? साइंस में अगर आप देखोगे तो मात्र 5 क्लासेस हुई हैं। तो ठीक है, 5 से आपने डिवाइड कर दिया इसको। आपने 5 से जैसे डिवाइड किया इसको, आपको क्या मिलेगा? 64 मिलेगा। तो यहां से तो क्लास एवरेज आ गया बच्चों 64। दूसरी तरफ से अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ क्लासेस जो हुई हैं, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हेड जो है वो 16 है। तो यहाँ पे इधर अगर आप इसको 16 से डिवाइड करोगे 960 को, तो आपको क्या मिलेगा? 960/16 यू विल गेट 60 हियर। आपने कैंसिल किया, आपको 60 मिलेगा यहाँ पे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 64 और 60 का क्या डिफरेंस है। अब बड़े आराम से बता सकते हो 64 और 60 का जो डिफरेंस है वो 4 है। 4 आपका आंसर आ गया बच्चों। अभी यहाँ पे मानता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ी बहुत डाउट होगा इस सवाल को लेकर, बट अभी सिंपल सी बात बताओ, हमें साइंस और कॉमर्स के बच्चे अलग अलग चाहिए। तो हमने क्या किया? 1280 को उठा के 1:3 में ब्रेक कर दिया। 1280 को 1:3 में ब्रेक किया, मतलब 4 से डिवाइड किया, 1 यूनिट की वैल्यू 320 आ गई, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 320 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 320 का 3 टाइम्स यानी 960 आ जाएगी। तो अगर हम देखें, मुझे अगर क्लास एवरेज निकालना है जिसका मतलब है टोटल स्टूडेंट्स ओवर टोटल क्लासेस, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स 320 और वहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस हुई हैं 5, कैंसिल किया 64 आ गया वैल्यू क्लास एवरेज की। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे यहाँ टोटल बच्चे हैं 960 और यहाँ क्लास हुई हैं 16, काट दिया 60 आ गई वैल्यू। तो यहाँ 64 और 60 के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है। 64 और 60 के बीच का डिफरेंस आएगा 4 का और आपका उत्तर भी आ जाएगा 4। बहुत ही आसान तरीके से। आई थिंक सबको क्लियर है पहला सवाल। ऐसे अगले सवाल की तरफ अगर आप मूव करोगे, यानी कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो कितने प्रतिशत ज्यादा हैं सेशन 5 के कॉमर्स के बच्चों से? बहुत आसान सवाल है, जल्दी से बताएंगे। जल्दी दिया तो बड़ा सिंपल सा सवाल है यार। वो वाला कॉन्सेप्ट सामने आता है जो मैंने आपको की रूल लिखवाया था। अब हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी बच्चों। अगर हमने यहाँ पे सॉल्व करना है, हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी। पहले तो बताओ किन 2 सेशंस की बात हो रही है। आपने देखा है तो सेशन 2 की बात हो रही है, सेशन 5 की बात हो रही है। हमने देखा सेशन 2 का है और सेशन 5 का है। ये सेशन 2 है 1020, ये सेशन 5 है 1040, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट। हमें क्या चाहिए? हमें कॉमर्स के बच्चे चाहिए यहाँ पे सेशन 2 में। सेशन 2 में आप देखोगे 5:1 की रेशियो है। टोटल लोग कितने हैं? 6, कॉमर्स के लोग कितने? 1। तो मैंने 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 6 से डिवाइड कर दिया इसको।
सेशन 5 में भी हमें कॉमर्स के ही बच्चे चाहिए। सेशन 5 में हमने देखा टोटल बच्चे कितने हैं, 5 + 8, 5 + 8 यानी कि 13, और कॉमर्स के बच्चे हैं 5, तो यहाँ पे 5/18 की वैल्यू है, 5/13 आएगी वैल्यू। बहुत सिंपल सी बात बोली मैंने, ऐसा कुछ कोई बड़ी बात नहीं बोल दी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कैंसिल किया, सबसे पहले 0 से 0 कट गया, यहाँ पे काटा आपने 17 गुना कटेगा ये, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे काटा आपने 8 गुना कटेगा ये, कुछ और कटा है नहीं, तो यहाँ वैल्यू आई 17 की और यहाँ पे वैल्यू आई 40। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कॉमर्स के सेशन 2 के बच्चे हैं वो कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है सेशन 5 से, तो सेशन 5 से ये वैल्यू कितनी कम है, आपने देखा 23 कम है, और ये जो 23 है वो 40 का कितना प्रतिशत है, 23 40 का कितना प्रतिशत है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक बात है। अब बच्चों आपको समझदार बच्चे हो ना, अब 1/40 आपको पता क्या होता है, 1/40 की क्या फ्रैक्शन होती है आपको पता है, 1/40 होता है 2.5%। तो मैं कहूँ ये हमारे पास वैल्यू आई है 23 × 2.5%, और 23 गुना 25 कैसे करते हैं, मैंने आपको स्पीड मैथ्स में सिखाया 23 गुना 25 कैसे करते हैं, 24 का स्क्वायर -1, 24 का स्क्वायर -1 मतलब 576 -1 मतलब 575, 575, बट यहाँ पे डेसिमल भी है तो इसकी वजह से मैं इसको 57.5% लिखना ज्यादा सही समझूंगा। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए ना अच्छे से। अब एक बात तो सामने में लेके आना चाहूंगा, एक बच्चा कहता है कि सर हमें डेटा का पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए सर, तो मेरा जवाब है नहीं, विद स्टार मार्क। मतलब आपने कैलकुलेट करना है बट सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन वहां पे कह रही है कि नहीं कह रही कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे डायरेक्ट रेशियोज आपको दी हुई है, तो यहाँ से वैल्यू उठा के उसकी रेशियो निकालनी है, यहाँ से वैल्यू उठा के उसकी रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो इसमें तो ऐसे ऐसे टाइप के अगर सवाल आपके सामने आएंगे फिर क्यों कैलकुलेट करना है, सब कुछ तो कैंसिल होकर आसान हो जाएगा, बड़ी वैल्यू से निकालनी ये चीज मुश्किल हो जाती है। तो आपने पहले सवालों को देखना है कि सवाल किस टाइप के हैं, क्या रेशियो परसेंटेज से बड़े नाम से निकल रहे हैं वो, एक आध सवाल है सिर्फ, अगर एक आध सवाल है जिसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू की जरूरत है, 2 सवाल है जिसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू की जरूरत है, तो हम करें, तो हम देखेंगे 3 तो ऐसे निकल रहे हैं, फिर तो जरूरत नहीं है, पर 3 या 4 सवाल है जिसमें डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे एग्जैक्ट डेटा। दोनों बातें धीरे धीरे आप उसमें सीखने लगोगे चीजें, यहाँ जरूरत नहीं है अभी तक। यहाँ देखो क्लास एवरेज की बात हो रही है, जल्दी से बनाओ। देखिए समझिए ध्यान से, जो क्लास एवरेज के बारे में आप सबने पढ़ाई की थी, क्या होता है वो, क्लास एवरेज होता था टोटल स्टूडेंट्स ओवर टोटल क्लासेस। वैसे अगर आपने बच्चों टोटल क्लास निकालनी होगी तो आप टोटल स्टूडेंट्स को क्लास एवरेज से डिवाइड करोगे, ऐसे तो करोगे। अगर मान लो आपने टोटल क्लासेस निकालनी है कि टोटल क्लासेस कितनी हुई है, आप टोटल स्टूडेंट्स को क्लास एवरेज से डिवाइड करोगे, यही तो करोगे। तो आपने देखा कि भाई टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे देखोगे, सॉरी सेशन 2 की बात हो रही है, यहाँ पे देखोगे और ऊपर देखोगे, तो बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 6 से काटा 1 यूनिट की वैल्यू है 170, देख रहे हो। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 170, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 170 गुना 5, और 1 यूनिट की, और यहाँ पे अगर देखोगे आप 5 यूनिट की वैल्यू और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 170। तो एक तरफ इतने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और एक तरफ इतने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये बात मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कही जा सकती है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लास एवरेज से डिवाइड कर दूं, 17 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे अगर मैं क्लास एवरेज से डिवाइड कर दूं, 34 से डिवाइड कर दिया, तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 5 10 50, यहाँ 50 क्लासेस हुई हैं, और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो यहाँ 5 क्लासेस हुई हैं, तो टोटल क्लासेस कितनी हो गई बच्चों, 55, 55 क्लासेस हो गई। कितनी बात समझ पा रहे हो आप, सिंपल सी बात थी। अब काफी बच्चे कहते हैं कि सर हम पहले डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें, तो मैं कहूंगा अभी भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू उठाई है, 1 यूनिट की वैल्यू 170 है, तो 5 गुना 170 किया तो 17 तो काट ही रहा था ना 170 को, तो उसको मल्टीप्लाई क्यों करना है, वो सीधा ही कट रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके काट देने का क्या फायदा है, जब पहले ही कट रहा है तो डबल ना जाके वापस आने वाली बात होगी, क्यों करना है ऐसा, ठीक है। एक बार कोई देख लो दोबारा से सवाल, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि आप सब बच्चे जानते हो कि क्लास एवरेज होता है, क्लास एवरेज अगर आपने निकालनी हो ना तो वो होता है टोटल स्टूडेंट्स ओवर टोटल क्लासेस। इस सवाल में इसने पूछा टोटल क्लासेस, तो टोटल क्लासेस आपने निकालनी होगी तो क्या करोगे, टोटल स्टूडेंट्स को क्लास एवरेज से डिवाइड करोगे। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, अगर आप ब्रेक करते हो 1020 को 5:1 में, तो 6 से डिवाइड किया, 1 यूनिट की वैल्यू आई 170, तो 5 यूनिट की क्या वैल्यू आएगी 170 गुना 5, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 170 गुना 1। तो टोटल स्टूडेंट्स तो आ गए, क्लास एवरेज आपको दिया हुआ सवाल में कि इधर क्लास एवरेज 17 डिवाइड कर दो, इधर क्लास एवरेज 34 डिवाइड कर दो, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 10 770, और ये 5 10 50 आ गई वैल्यू, और यहाँ क्या वैल्यू आ गई 5। तो इधर टोटल 50 क्लासेस हुई हैं, इधर 5 क्लासेस हुई हैं, तो टोटल क्लासेस कितनी हो गई 55 क्लासेस हो गई, बहुत ही सिंपल अंदाज में। फिर कह रहे हैं साइंस स्टूडेंट जो इतने हैं वो इधर इतने हैं, रेशियो बता दो उनकी। अगेन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है, जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने की रूल पढ़ाया उसका इस्तेमाल आपने यहाँ पे करना है। अगेन मैं कहूँ तो कोई एग्जैक्ट डेटा कैलकुलेट करने की सवाल में भी जरूरत नहीं थी। देखो जी सेशन 5 की बात हो रही है, सेशन 5 में अगर आप नोटिस करो तो टोटल बच्चे हैं 1040, और सेशन 4 की अगर आप बात करेंगे तो टोटल बच्चे हैं 880। यहाँ पे आपने देखा तो आपको दिखाई दिया कि सेशन 4 के अंदर 4:7 की रेशियो है, और सेशन 4 के अंदर मुझे कॉमर्स के बच्चे देखने हैं, तो 7 बच्चे कॉमर्स के हैं, तो इसका 7/7 + 4 यानी कि 7/11 हो जाएगा यहाँ पे। और सेशन 5 में अगर आप देखोगे यहाँ मुझे साइंस के बच्चे देखने हैं, मतलब 8/8 + 5 यानी कि 8/13 हो जाएगी यहाँ वैल्यू। तो 13 से कैंसिल किया, 80 गुना कैंसिल हुआ, 11 से कैंसिल किया तो इधर भी 80 गुना कैंसिल हुआ, तो 80 से 80 कट जाएगा और 8:7 की रेशियो आ जाएगी, 8:7। आई थिंक सब बच्चों ने निकाल लिया था, ये बेसिक की रूल पर बेस्ड सवाल। थोड़ा सा अप्रोच पॉलिश कर रहे हैं, अभी हमारी पहली क्लास है, कंपैरेटिवली इजी डीआई सॉल्व हो रही है, आज भी हम बहुत अच्छी क्वालिटी की डीआई के बाद सॉल्व करेंगे, अभी हम थोड़ा एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे ये वाला टाइप आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है हमेशा आपकी डीआई में।
देखो जी, ये हमें क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप सेशन 6 की बात करें, आप अगर ग्राफ में देखो तो सेशन 6 है ही नहीं, कह रहे हैं सेशन 6 की बात करें और उसके साइंस और कॉमर्स के बच्चों की बात करें तो वो 40% और 80% ज्यादा है जो सेशन 3 में थे उनसे। सेशन 3 में जो थे उससे 40% और 80% ज्यादा है। तो बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए सेशन 6 में? तो आपको कंपैरिजन यहाँ किससे देखने को मिल रहा है? सेशन नंबर 3 से। सेशन नंबर 3 में अगर आप देखते हो तो आपको रेशियो दिखाई दे रही होगी 5:9 की, ठीक है, 5:9 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने देखना है भाई ओवरऑल चेंज कितना आ रहा है, कितने कितने नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो 40% मोर का क्या मतलब होता है? 40% मोर का मतलब होता है 140%, और 80% मोर का क्या मतलब होता है? 180%। तो बच्चों यहाँ पे ना 5:9 की रेशियो है। अगर साइंस वाले बच्चे हैं इसका 140%, कॉमर्स वाले बच्चे हैं इसका 180%, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 40%। 40% को 5:9 में ब्रेक कर दें, कर तो देंगे सर, बट वही बात है फिर डेसिमल में आएगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप चाहो तो एडिशन लगा सकते हो, बट यहाँ पे हम लगाना, मैं आपको हिदायत नहीं देता लगाने की। आगे कई सारे ऐसे सवाल आएंगे जिसमें मैं खुद कहूंगा कि लगाओ यहाँ पे, क्योंकि ये चीज यहाँ पे सही आपके हक में जा रही है। एज ऑफ नाउ हम अभी इसको सॉल्व करेंगे एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन वाले मैनर में और दिमाग में काफी हद तक, ठीक है। सबसे पहली बात 2100 को ब्रेक करना है आपने 5:9 में कैसे करोगे? सबसे पहले 5 + 9 यानी कि 14 से डिवाइड करोगे। अब ये जो नंबर है ये 14 का 150 टाइम्स है, तो आपकी यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? 5 का 150 टाइम्स यानी कि 750, और 9 का 50 टाइम्स यानी कि 450। ये वैल्यू आएगी आपको, सॉरी 1350, 9 का 150 यहाँ पे टाइम्स 1350 आ गई वैल्यू। तो ये वैल्यूज आएंगी आपके सामने। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे मैंने वैल्यू को 40% बढ़ाना है, इसका 40% क्या होगा? इसका 2/5 क्या होगा? आप बताइए। इसका 2/5 अगर आप देखोगे इसका 10% होता है 75, उसका डबल होता है 150। 150 का डबल कर दो 300 आ जाएगा, या 5 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने देखा यहाँ 80% से इंक्रीमेंट करना है, इसका 10% है 135। 135 का डबल क्या होता है? 135 का डबल होता है 270, और 270 का अगर आप देखोगे सीधा सीधा 4 टाइम्स कर दो, डबल का 4 टाइम्स कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 1080 हो जाएगी वैल्यू। तो बेसिकली आपकी जो वैल्यू है वो कितनी इंक्रीज हो गई? देखो आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई 1380 से। पहले वैल्यू कितनी थी जिससे कंपैरिजन कर रहे हो? वो 2100 थी। तो 2100 से 1380 वैल्यू बढ़ गई, तो ये कितनी हो गई? 3480 हो गई बच्चों, 3480 हो गई ये वैल्यू। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दुविधा है, कोई संदेह है किसी प्रकार का? नहीं है ना? एक बार क्विक दोबारा बता देता हूं फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपने देखा 2100 यहाँ पे दिया गया, 2100 को 5:9 में ब्रेक करना है। 14 से डिवाइड किया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 150, 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 × 150 यानी कि 750, और 9 यूनिट की वैल्यू आएगी 9 × 150 यानी कि 1350। उसके बाद मैंने इसका 40% निकाला, 5 से डिवाइड किया 150 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई? क्योंकि 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, तो यहाँ 300 आ गई वैल्यू। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 80% निकालना है आपने, 5 से डिवाइड किया 27, 270 मिला आपको, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1080 आ गई वैल्यू। 300 + 1080 मतलब आपकी ओवरऑल वैल्यू 1380 से इंक्रीज होगी। और ये वैल्यू शुरू में कितनी है? 750 + 1350 यानी कि 2100 है शुरू में ये वैल्यू। तो 2100 को अगर आप 1380 से बढ़ा दोगे तो ये वैल्यू 3480 बन जाएगी, 3480 बन जाएगी, और वो आपका आंसर होगा। क्लियर है आपको सबको परफेक्टली? अब दूसरी डीआई की तरफ हम मूव करेंगे। यहाँ पे जो ये डीआई आप देख पा रहे हो इसमें कुछ रीडर्स का जिक्र किया गया और अलग अलग राइटर्स का जिक्र किया गया। जरा एक बार क्विक रीडिंग लो, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने की कोशिश करो, फिर हम शुरू करते हैं। सर प्लीज थोड़ा धीरे चलें, क्या मेरी स्पीड तेज है? नहीं, मैं तो हर एक सवाल पे पूरा टाइम दे रहा हूँ, बस बीच में रुक नहीं रहा हो, तो बीच में रुक के बातें कर लूंगा आपके साथ। निश्चित रहिए आपको समझ सब कुछ आएगा, थोड़ा तेज चलने की आदत बनाइए बस, ठीक है? समझ आएगा थोड़ा सा, चाहे आप मेरा पेस मैच करने की कोशिश करेंगे चाहे कुछ होगा, बट आप क्लास में से बिना कुछ समझे नहीं जाएंगे आज, ठीक है? कह रहे कि एक सोसाइटी में एक सर्वे किया गया, यानी कि सर्वेक्षण किया गया, और वहां देखा गया कि बार ग्राफ आपको जो दिखा रहा है वो टोटल नंबर ऑफ रीडर्स के बारे में बता रहा है जो अलग अलग ऑथर्स को पढ़ते हैं, और उनमें से अडल्ट रीडर्स कितने हैं, ठीक है? अब यहाँ पे वयस्क मतलब 18 साल से कम, यहाँ पे क्या होता है डेफिनेशन देखो, अडल्ट का क्या मतलब होता है? अडल्ट का मतलब होता है जिनकी एज जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होती है, ठीक है? और माइनर क्या होते हैं? माइनर्स होते हैं उनकी उम्र, जिनकी उम्र जो है एज जो है लेस देन 18 होती है, ठीक है? इनकी डेफिनेशन होती है। अब अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास हमको दिखाया गया कि अडल्ट प्लस माइनर मतलब वो एक तरह से टोटल लोगों की बात कर रहे हैं, तो या तो 18 से कम उम्र होगी या ज्यादा होगी, ठीक है? तो यहाँ वैल्यू दिया गया 1400, 1520, 1648, 980, 968, 356, 756, 522, ये वैल्यूज आपको दी हुई है। ये सारी वैल्यूज आपके सामने है, इसको मैं हटा देता हूं, ऑरेंज वाली सर्कल की है जो मैंने। ये जो ब्लू वाली वैल्यूज हैं ये टोटल वाली वैल्यूज हैं, ठीक है? अब इन टोटल में से कितने ऐसे हैं जो अडल्ट रीडर्स हैं, मतलब जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है? वो 842 है, वो 480 है, वो 980 है, वो 356 है, और वो 522 है। अब ऐसी डीआई में मैं आपको कहूंगा कि आप कैलकुलेट कर लो डेटा पहले। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो आप ना डीआई में बदल जा रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा। अब मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग आपने भी रखनी है। आपके जो ज्यादातर सवाल आएंगे या फिर हर एक सवाल में कहीं ना कहीं माइनर का जिक्र होगा कि भाई विक्रम सेठ की बुक पढ़ने वाले जो माइनर है वो, ये बार बार सवाल घूम फिर के माइनर पे आएगा, क्योंकि टोटल की इंफॉर्मेशन आपको दे दी, अडल्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे दी, पूछेगा वो बार बार माइनर। इधर क्लियरली विजिबल है कि माइनर की वैल्यू चाहिए होगी, तो चलो करते हैं कैलकुलेट। देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास टोटल कितने हैं? 1400 है, आगे टोटल है 1520, उसके बाद टोटल है 1648, उसके बाद टोटल है 968, और उसके बाद टोटल है 756। अब एक बात बताओ, 1400 में से 842 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1400 में से 800 गया, बचा 600, 600 में से 42 और कम कर दो, 558 बच जाएगा, 558 बच गया जी, परफेक्टली। अब 1520 में से 480 आपने सब्ट्रैक्ट करना है, आप 500 सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर 20 जोड़ देना भाई, 500 सब्ट्रैक्ट किया 1020 आ गया, अब 1040 लिख दो क्योंकि आपने ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो ये कुछ ऐसे बनी वैल्यू। 1648 में से आपने 980 सब्ट्रैक्ट करना है, आप ऐसे करो 948 सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले कर तो दो, 700 आ जाएगा, 700 आ गया। अब बाकी का जो 32 एक्स्ट्रा रहा था वो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 32 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 668 आपके पास आ गया, और 1600 यहाँ पे 980 तो ऑलरेडी था ही, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपने आप इसमें आगे बढ़े। उसके बाद 968 में से 356 आपने घटाना है, तो डायरेक्टली घट रहा है, आपने देखा ये तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना आ रहा है? 600, 6 1 और 2 612 आ रहा है, तो यहाँ वैल्यू आ गई 612 और इधर वैल्यू आ गई 356। यहाँ पे वैल्यू 522 है ऑलरेडी आपके पास, ये भी डायरेक्टली घट रहा है क्योंकि 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 4, तो 2 3 4 आपके सामने आ गया, 234 आपके सामने आ गया। अब ये जो सारे के सारे ये टोटल रीडर्स हैं, ये अडल्ट रीडर्स हैं और ये माइनर रीडर्स हैं। क्या हम फटाफट से सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे? मैंने आपको बड़े स्लो मोशन में बताया कि कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, बहुत स्लो मोशन में, आपने सीखना है बेसिकली, लर्निंग करनी है, ये सब्ट्रैक्ट जल्दी से कैसे करें। और इसमें आइडिया क्यों लगाया? अच्छा क्यों पहले कैलकुलेट किया ये समझ में आ गया आपको? इस बार क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया था ये समझ में आ गया? हमने थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखनी है क्योंकि इसने हमें अडल्ट प्लस माइनर का डेटा दिया, अडल्ट का डेटा दिया, माइनर का छुपा लिया डेटा, तो वो छुपा हुआ डेटा बार बार पूछेगा हमसे, तो हमने छुपा हुआ डेटा पहले कैलकुलेट कर लिया।
ठीक है, हर बार ऐसा नहीं करना, हमने डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऐसा करना है कि इस बार जरूरत है, इस बार जरूरत नहीं है, वो हमें हम प्रैक्टिस करते करते सीखेंगे कि कब जरूरत है और कब नहीं। ठीक है, ये सब लिख लो यार, मैं भी लिख लेता हूँ, मुझे भी बार बार पीछे करना पड़ेगा, तो मैं बार बार पीछे करूंगा, आप भी परेशान होंगे, सही क्या कर रहे हो, तो मैं फटाफट से नोट डाउन कर लेता हूँ। सबसे पहले रस्किन बॉन्ड की किताबें हैं, फिर चेतन भगत की हैं, फिर विक्रम सेठ की हैं, फिर आर के नारायण की हैं, और फिर अमिताभ घोष जी की हैं। ठीक है जी, इन सबके माइनर हमने लिख लिए और पहला सवाल आपके सामने है, और देखो तुम अडल्ट टू माइनर रीडर की रेशियो पूछी है उसने, देखो आगे वो मुझे कहा था पूछेंगे यही सब आपसे। अमिताभ घोष की किताबों की बात हो रही है। चलो जी, आप सबने बना लिया होगा ये सवाल। आपको क्या पता, आपको पता है अडल्ट कितने हैं अमिताभ घोष की किताबों में? अमिताभ घोष की किताब पढ़ने वाले जो यहाँ पे अडल्ट हैं वो 522 हैं, और हमने अभी निकाले हैं 234 ऐसे हैं जो माइनर्स हैं। इन दोनों की हमने निकाली है रेशियो। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करो, थोड़ा ध्यान से इस नंबर को परखो, पहचानो, तो आपको देखने को मिलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी देखिएगा, ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ये नंबर 234 जो लिखा हुआ है, ये 180 प्लस 54 देख पा रहे हो आप इसको? मतलब मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूं कि ये नंबर 18 से कट रहा है, ये देख पा रहे हो, और इसको देख पा रहे हो कि ये 540 माइनस 18 है, तो कहीं ना कहीं इसमें 18 18 बहुत सारा 18 प्रेजेंट है। ठीक है, शुरू में बिंगा आप पहले 2 से काट सकते हो, फिर 18 से 2 से काट सकते हो, फिर 9 से काट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट हाँ, अगर आपको 18 से दिख गया तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो ये 29 और 13 की रेशियो आ जाएगी, 29 और 13 बड़े आराम से। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं सर आप सिखाओ हमें टेबल, हमको कट करना सिखाओगे, कट करने की कोई ट्रिक नहीं होती है, डिवीजन की कोई ट्रिक अवेलेबल नहीं है। अगर आपको वैदिक मैथ्स में या फिर कोई यूट्यूब पे कोई पढ़ा भी रहा है तो इलॉजिकल ट्रिक है, उसमें फिर भी आपको डिवीजन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है यार, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हुए चलो, चीजें बनेंगी। ठीक है, 6 से 3 से काट सकते थे आप। ठीक है, 3 से काटो, 6 से काटो, धीरे धीरे बनने लगेगा प्रैक्टिस करने के साथ। ठीक है, तो आपने ना अपने आप को ना बड़े बड़े नंबर्स को कैंसिल करना है। मान लो कहीं पर नंबर आती है कि 2 3 5 6 को डिवाइड करना है, और वो भी मान लो 26 से डिवाइड करना है, तो डरो मत, कर दो। क्या करना पड़ेगा, दिमाग में थोड़ा ज्यादा ही जोर लगाना पड़ेगा, लगाओ, उसी से आदत बनेगी, उसी से पॉलिश होएगा दिमाग। ठीक है, तो चलो अगले सवाल पे मूव करते हैं। नंबर ऑफ अडल्ट रीडर्स आप पढ़ो एक बार फटाफट से। जैसे कि मैंने कहा आज हमारा मॉड्यूल बना, तो मैंने ज्यादा डिफिकल्ट डीआईज नहीं रखी है आपके लिए, धीरे धीरे लेवल को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश है, पर ऐसा भी नहीं है कि एग्जामिनेशन से कोसों दूर है। आपकी एग्जामिनेशन में भी आपको ऐसी डीआईज देखने को मिलती है बहुत फ्रीक्वेंटली। कहा गया है कि जो अडल्ट रीडर्स हैं जो चेतन भगत की किताबें पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे बात हो रही है 480 की, और दूसरी तरफ जैसे कंपैरिजन किया जा रहा है, माइनर रीडर से कंपैरिजन किया जा रहा है जो चेतन भगत की किताबें पढ़ते हैं, यानी कि बच्चों 1040 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 0 से कैंसिल किया, 8 से कैंसिल किया, 8 का 6 गुना, 8 का 13 गुना, तो हम कह सकते हैं कि इनकी 6:13 की रेशियो आ चुकी है बच्चों, बिल्कुल आ चुकी है। उसके बाद अगर आप नोटिस करें यहाँ पे, तो पूछा जा रहा है कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे आपने देखा 6 से 13 तक जाने में आपको 7 जोड़ना पड़ता है, मतलब ये वैल्यू 7 कम है, और हमसे सिर्फ सवाल वापस आया, वो ये आया कि 7 जो है वो 13 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 7 जो है 13 का कितना प्रतिशत, इसको निकालने के दो तरीके मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, दो तरीके रखूंगा। पहला तरीका, आप सबको पता है कि 1/13 किस परसेंट की फ्रैक्शन है, मतलब इसकी वैल्यू आप सबको परसेंटेज के चक्कर में पढ़ाई जा चुकी है। अब फिर बताओ, याद रखिएगा 7.69% होता है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं कि ये 7.7% है। 7.7 अगर 1/13 into 100 जो है वो 7.7% है, तो आपने क्या करना है, 7.7 का 7 टाइम्स तो करना है। तो ये क्या होता है, 7 7 49, 49 का 11 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा, 4 आ गया, 9 आ गया, 4 + 9 होता है 13, एक चला गया यहाँ पे, तो 53.9 आया, जिसका नियरेस्ट कौन सा यहाँ पे 53% है, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ये आपका उत्तर और आंसर दोनों आ चुके हैं। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, 7/13 into 100 आपने निकालना है। ये क्या होता है, ये 700/13 होता है बच्चों। मैंने क्या किया, मैंने 700 को लिखा 600 प्लस, ध्यान से सुनना है, प्लस 91, सॉरी 650 और 600 क्या लिखा मैंने लिखा इसको 650 क्योंकि मुझे पता है वो 13 से कट रहा है। ठीक है, 13 से कट रहा है मुझे पता है। इसको मैंने लिखा प्लस 52 -1 -2 सॉरी, ऐसा लिखा, तो कर दिया डिवाइड। आपने काटा 13 का 50 गुना, 13 का 4 गुना, और ये 2/13 मतलब थोड़ा सा कम हो गई वैल्यू, ज्यादा हम एक्जेक्टली डीप जाएंगे नहीं, 0.14 की बात हो रही होगी यहाँ पे। तो ये आ गई 54 में से थोड़ी कम वैल्यू, यानी कि नियरेस्ट ऑप्शन अगेन 53% आपके पास आएगा। तो इस तरीके से भी आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके राइट परसेंटेज की तरफ अप्रॉक्सीमेटली पहुंच सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर ऑप्शन में 54 होता तो फिर हम 54 के लिए जाते 53 के बजाय, क्योंकि 54 ज्यादा करीब होता। सर रेशियो से क्यों किया, ऑब्वियसली हमारी तैयारी हम बेटर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे इसलिए। सर नन भी है तो मुझे तो अप्रोक्सीमेट भी दिख रहा है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर दिख रहा है, यहाँ अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे, यहाँ पे नियरेस्ट होना चाहिए। सर 11 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बच्चों को कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, वो कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग है, 11 से क्यों मल्टीप्लाई किया, मुझे 77 को 7 से करना था, तो मैंने 7 7 49 किया, फिर 11 से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन है बच्चों को। 7.7 को 7 से करना था ना, एक बार डेसिमल छोड़ दिया मैंने देखा मैंने 77 को 7 से करना था, मैंने 7 को 7 से किया पहले, फिर 11 से किया, तो 49 को 11 से किया, आ गया 53.9%। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मेंशन किया गया, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया कि प्रतिशत वैल्यू आपने निकालनी है, कितना अधिक कितना कम है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने आगे बढ़ना था। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट है, कोई एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे इन दो वैल्यूज का कंपैरिजन हो रहा था, मैंने इन दोनों की रेशियो निकाली, 6:13 आ गई। 6 जो है वो 13 से कितना कम है, 7 कम है, 7 13 का कितना परसेंटेज है। बच्चे ने पूछा रेशियो की कैलकुलेट की, रेशियो से आपका परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, बड़ा सिंपलीफाई हो जाता है। तो 7 जो है वो 13 का कितना परसेंटेज है ये हमें बताना था आपको। जब मैंने परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था अरिथमेटिक के बैच में, मैंने आपको बताया था 1/13 into 100 आप याद रखो 7.69% होता है। 7.69% को मैं अप्रोक्सीमेटली 7.7% लिख सकता हूं। तो अगर 1/13 into 100 होता है 7.7, तो उसका 7 टाइम्स कर दूंगा तो सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो 7.7 का 7 टाइम्स कर दिया, 53.9% अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई, और इन चारों में सबसे नियरेस्ट यही है। अब अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है इसलिए हमें लिबर्टी मिलती है कि हम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो 53.9 को हमने 53 लिख दिया।
इसके अलावा हम ये कर सकते थे कि 7/13 into 100 निकालना था, यानी कि 700/13 की वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने देखा 700 के पास कोई है क्या 13 का मल्टीपल, तो मुझे 650 दिखाई दिया, 650 फिर बच गया 50, 50 के पास मुझे 52 दिखाई दिया, तो 52 को मैंने लिख दिया 52 - 2। अब सीधा काट दिया, 13 का 50 गुना, 13 का 4 गुना और 2/13 बच जाएगा, जिससे अप्रोक्सीमेटली आप 0.14 पीछे जा सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू 54 माइनस समथिंग थोड़ा सा छोटी सी वैल्यू आएगी 0.14 के आसपास, तो वहां पता लग गया कि नियरेस्ट 53% है वो। आइए सॉल्व करेंगे। देखिए अगेन इसको सॉल्व करने के दो तरीके मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत अच्छे वाले। हम यहाँ पे बेसिकली लर्निंग कर रहे हैं, हम सॉल्व करके निकल जाने वाले तरीके को नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस का तरीका होता है। हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर रहे हैं। आप एवरेज निकालना आपके सामने भी ऐसा आ सकता है, तो आप उसको किस तरीके से देखोगे, सवाल ही आता है। हमने आर के नारायण की किताबों को छोड़ के बाकी सब एवरेज निकालना है। टोटल का होगी, तो एवरेज नंबर ऑफ रीडर्स, हमको रीडर्स का मेंशन नहीं किया कि माइनर लेने हैं, एडल्ट लेने हैं, मतलब टोटल लेने हैं। तो एक तरफ वैल्यू है 1400, आगे वैल्यू है 1520, उसके बाद वैल्यू है 1648, उसके बाद वैल्यू है 756। अब यहाँ पे आप एक तरीका लगा सकते हो कि आप यहाँ पे डिवीजन मेथड लगा दो। डिवीजन मेथड देखा आपने, सारे के सारे नंबर 1300 के आसपास है, तो मैंने मान लिया कि 1400 जो 1300 के यहाँ पे इनमें से सबसे करीब है, 1400 मेरा एवरेज है, मैंने मान लिया। तो 1400 से 1400 डिवीजन 0 है, 1400 से 1520 डिवीजन है 120 की, 1400 से 1648 मैंने देखा तो यहाँ डिवीजन है 248 की, 1400 से 756 अगर मैं देखूं तो यहाँ पे डिवीजन है 644 की। ठीक है, ये अपने सामने बहुत ही सिंपल अंदाज में हम देख पा रहे हैं, -644 की डिवीजन है। तो नेट डिवीजन कितनी आई आपने जोड़ा अगर इनको, तो 120 और 248 को आपने जोड़ दिया तो ये 368 आया प्लस का, तो प्लस का 368 आया, माइनस का 644 आया। तो 600 में से अगर आपने 300 घटाया तो आपको मिलेगा 300। ठीक है, 44 में से आपने 68 घटाया तो आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस का 28, माइनस का 28 मिलेगा। आप ये बात भली भांति 24 माइनस का 24 मिलेगा, ये बात आप भली भांति जानते हो। ठीक है सर, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 300 और अगर आपने देखा तो ये वैल्यू आ गई 276 की, बट बड़े वाला नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसको आपने कर दिया, कितनी वैल्यूज है, 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड किया, 4 का 6 गुना 24 आया और 4 का 9 गुना 36 आया, तो 69 आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। 69 आप माइनस करोगे 1331 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। तो काफी बच्चे इस अप्रोच के लिए आने जाएंगे, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने अप्रोच पढ़ा नहीं हुआ, तो उनको दिक्कत भी आती है इस अप्रोच में। तो अभी डिवीजन के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देंगे, क्योंकि आज कोई स्पेसिफिक मेथड का चैप्टर नहीं है। आज हम इंडिविजुअली ऐसे इंडिविजुअल चैप्टर रखने वाले हैं, एक ही टाइप को बहुत डिटेल में समझेंगे। बट इसका जो सेकंड अप्रोच है वो आप लगभग हर जगह पे ऑपरेट कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे, देखना ध्यान से। एक तरफ आपने देखना कि 1400 अपने पास है, एक तरफ 1520 अपने पास है, एक तरफ है 1648 और इधर है 756। बच्चों अगर आपको देखो तो आप हम सबने इनको ऐड करके 4 से डिवाइड करना है। अब जरा देखो 1400 1500 होते हैं 2900, 2900 और 700 कितने होते हैं 3600 होता है, और ये इधर 1600 मैंने अलग लिख दिया। हमने 4 से डिवाइड करना क्यों ना, यहीं पे 4 से कर दिया, तो ये क्या बन गया 900 और ये बन गया 400। उसके बाद जो बात बची है वो बची है इस तरीके से कि 20 को 4 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 5, 48 को डिवाइड किया 4 से तो मुझे मिला 12 और 56 को डिवाइड किया 4 से तो मुझे मिला 14। तो ये बच्चों वैल्यू आ गई 1300 और ये वैल्यू आ गई 31, तो ये आ गई वैल्यू 1331। तो मैं आपको प्रेफर करवाऊंगा कि आप इस वाले मेथड के लिए जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली इससे आपका टाइम काफी सेव होने वाला है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? बस ये ध्यान रखना कि डिवाइड किससे करना है, उसी हिसाब से आप अपने काम के नंबर को अलग कर लो, बाकी अलग हो गया। सर 3600 कैसे बन गया, 1400 प्लस 1500 2900 प्लस 700 3600। ठीक है, समझ गए? तो 49 into 11 क्यों किया, क्योंकि 7 into 77 करना था ना भाई, 7 into 77 को मैं 7 into 7 into 11 लिख सकता हूं ना, और 49 into 11 होता है। ठीक है, तो आप में से जितने बच्चे इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं फर्स्ट वाले मेथड पे ज्यादा भी डीप नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो एक अलग कांसेप्ट है, कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ कुछ ने नहीं, तो ज्यादा उस पे डीप नहीं जाऊंगा, उस कांसेप्ट को समझाने के बाद उसकी डेप्थ को पकड़ेंगे हम। अभी हम इसका जो अल्टरनेटिव अप्रोच है और उससे बेटर अप्रोच है इस सवाल के लिए, उसके लिए हम जाएंगे। मैं कहूंगा हर सवाल के लिए, बट इस सवाल के लिए सेकंड वाला अप्रोच ज्यादा बेटर है। तो एक बार इसके बारे में दोबारा बात करना चाहूंगा। आपने देखा यहाँ पे 1400 है, यहाँ 1520 है, यहाँ पे 1648 है और यहाँ 756 है। मैंने क्या देखा, मैंने देखा 1600 तो कट रहा है, 1600 तो 4 से कट रहा है। इसके अलावा 1400 प्लस 1500 प्लस 700 यानी कि 3600 भी कटेगा 4 से। फिर मैंने देखा कि 20 और 48 और 56 आपके सामने लिखा हुआ है, 20 और 48 होता है 68 68 और 56 अलग से। मैंने ऐसे टुकड़ों में तोड़ दिया पूरे नंबर्स को सिंपलीफाई करके, और 4 से डिवाइड तो करना ही था, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। फिर इंस्टेड ऑफ कि मैं पहले ऐड करूं, मेहनत करूं, फिर नंबर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि 4 से डिवाइड करने में ज्यादा जोर है, उससे अच्छा ऐसे नंबर्स को 4 से डिवाइड करो। यहाँ पे 400 मिला, यहाँ पे 900 मिला, यहाँ पे 17 मिला, यहाँ पे 14 मिला, तो ये आ गया 1300 प्लस 31 1331। तो आप नंबर्स को ऐसे फॉर्मेट में मॉडल करो कि जिसको काटने में भी आसानी हो, जिसको बाद में जोड़ने में भी आसानी हो। ऐसा ना हो कि हम पहले सबको ऐड कर दें, पहले ऐड करने की मेहनत अलग करें और ऐड करने की मेहनत करने के बाद फिर डिवाइड करने की मेहनत और बढ़ा दें अपनी, तो मेहनत कम करके रखनी है। ठीक है, मेहनत बचा के रखनी है थोड़ी सी। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, दिस इज व्हाट इट मींस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइनर रीडर्स हु हैव रेड विक्रम सेठ एंड आर के नारायण बुक्स? अब बच्चों ये वाला टाइप आपके लिए तो लेंदी रहनी है, क्योंकि मैंने आपको जैसे शुरू में हिदायत दी थी कि माइनर के आसपास क्वेश्चन बहुत घूमेगा। तो ये डायरेक्ट डेटा है, विक्रम सेठ की माइनर जो बुक पढ़ते हैं वो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, हम निकाल चुके हैं कि वो 668 है, और आर के नारायण में जो बच्चे जो माइनर है जो रीड करते हैं वो 612 है। ये दोनों वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और इनका डिफरेंस हमसे पूछा है, तो डिफरेंस बड़ा सीधा और सरल है कि इनका डिफरेंस आएगा 56, तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा है सवाल, जल्दी से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है यार, एक बार देखो क्या करना है। इधर थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, और जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन टाइम के साथ होती जाएगी सवाल उतने इजी होते जाएंगे।
अब यहाँ पे जो बात हो रही है, जो सवाल उठाया जा रहा है वो रस्किन बॉन्ड को लेकर उठाया जा रहा है। अगर आप रस्किन बॉन्ड को देखते हो तो रस्किन बॉन्ड के अंदर अगर आप अडल्ट रीडर्स देखते हो उनके, तो वो है 842, और माइनर रीडर्स अगर आप देखते हो इनके तो 558 है, जो वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। हमको कहा गया है कि हाफ ऐसे हैं अडल्ट जो है, उसके आधे ऐसे हैं जो हिंदी स्पीकर हैं, हमको चाहिए नॉन हिंदी स्पीकर। तो अगर अडल्ट्स में आधे हिंदी स्पीकर हैं तो आधे नॉन हिंदी स्पीकर होंगे, इसका आधा कर दो, इसका आधा क्या होगा 421। उसके बाद अगर आप देखते हो कह रहे माइनर रीडर्स के अंदर 2/3 है जो हिंदी स्पीकर हैं, तो 1/3 होंगे जो नॉन हिंदी स्पीकर होंगे। तो आपने 3 से डिवाइड कर दिया, इसको 3 से डिवाइड किया, 3 का 1 गुना, 3 का 8 गुना, 3 का 8 गुना, 3 का 3 गुना, ठीक, 3 का 6 गुना, सॉरी 3 का 6 गुना, 186 वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब आपसे नॉन हिंदी स्पीकर्स पूछ रहे हैं, वही तो है ये, इन दोनों का सम निकाल लो। तो 420 + 180 होता है 600, 1 + 6 होता है 7, तो 607। बड़े सिंपल अंदाज में हमने इसको लिख दिया। समझ पा रहे हैं हम? पायल कह रही है कि सर आपने डेली टारगेट दिया था 15 सिंप्लीफिकेशन 15 नंबर सीरीज का, उनको कब तक करना है? पायल जब तक लिखा ना आ जाए कांग्रेचुलेशन यू गॉट सिलेक्टेड इन दिस बैंक। अभी बच्चा कह रहा है सर 2/3 है, 2/3 है। तो बच्चों आपने मतलब सवाल तो पढ़ा ही नहीं है, सवाल तो पढ़ा ही नहीं है। सवाल जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको कोई नहीं समझा सकता, खुद से अच्छे से पढ़ना है सवाल। बच्चों हाफ अडल्ट के हाफ, जितने अडल्ट रीडर्स हैं ना, उनके हाफ ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो हाफ ही ऐसे होंगे जो हिंदी नहीं बोलते हैं। हमने वो निकाले हैं जो हिंदी नहीं बोलते हैं। तो इसमें से अगर आधे हिंदी बोलते हैं तो आधे हिंदी नहीं बोलते हैं, तो हमने ये वाले निकाले जो हिंदी नहीं बोलते हैं। माइनर के 2/3 हिंदी बोलते हैं, पर हमने कौन से निकालने हैं? हमने नॉन हिंदी स्पीकिंग रीडर्स निकालने हैं, यानी कि 1/3 निकालने हैं। तो 2/3 में से अगर आप 2/3 में से अगर टोटल में से 2/3 घटा देते हो तो 1/3 बचता है ना बच्चों। तो हमने 1/3 निकालने हैं जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं। तो 558 का 1/3 किया, 186 आ गया। हमें नॉन हिंदी रीडर्स का सम बताना था, 607 आ गया वो। क्या मेरी बात बैठ रही है दिमाग में? बताएं जल्दी से। चलो जी मूव करते हैं आगे केसलेट डीआई की तरफ। आज सुबह 10 बजे वाली जब आपकी क्लास थी तो मैंने आपको केसलेट डीआई के बारे में काफी कुछ बताया। अभी इस डीआई की ब्रीफिंग से पहले मैं भी एक बार वही चीजें बहुत ही शॉर्ट में रिपीट करना चाहता हूं। बच्चों केसलेट डीआई जो होती है, केसलेट डीआई का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है कि एक पजल एक तरह की, बट मैथमेटिकल पजल है, मैथ्स की पजल है ये। इसमें आपने दिए गए डेटा को बहुत ही सिंप्लीफाइड और ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना होता है, और वो वे कोई भी हो सकता है, वो टेबल हो सकता है, वो वेन डायग्राम हो सकता है, वो ट्री स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है? इसको स्टेप 1 होता है कि आप स्किम थ्रू द डीआई, पूरे डीआई को अच्छे से पढ़ लो एक ही बार में। फिर स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 होता है कि आप उसमें जो एग्जैक्ट डेटा लिखे हुए हैं उनको पहले अपने पेपर में, अपने डिस्ट्रीब्यूशन में, अपने स्ट्रक्चर में जो आप बना रहे हो उसको लिख लो, जो एग्जैक्ट वैल्यूज आपको दी हुई है। स्टेप 4 क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यूज के स्टेप 3 क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ क्या क्या रेशियो और परसेंटेज के रिलेशन है उनको भी कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना होता है। इतने में तो ये डीआई हो जाती है, ठीक है? तो आपका समय शुरू होता है अब। ये लो भाई, एक नीति आयोग की तरफ से न्यूज आई है आप सबके लिए। पढ़ी आपने? किसने पढ़ी नीति आयोग वाली न्यूज? नीति आयोग ने क्लियरली मेंशन किया है कि जो 6 बड़े बैंक्स हैं वो इस प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस जो स्टार्ट की जा रही है उससे बाहर कर दिए जाते हैं, उससे बाहर कर दिए जाते हैं। हम इनको कंसिडर ही नहीं करेंगे प्राइवेटाइजेशन के लिए, जो 6 बड़े बैंक्स हैं आपके, ठीक है? अलॉन्ग विद एसबीआई, आई थिंक एसबीआई अलग है या उसी 6 में है, बट हाँ जो टॉप बैंक्स हैं। और अभी तक अगर देखा जाए तो जो रिपोर्ट आई हुई थी, जो रिपोर्ट है पहले की जो रिपोर्ट है, उसमें भी अगर देखा जाए बाकी बैंक्स के लिए तो हमारे आज कर्मचारी बैंक के बैठे हैं, बैंक बंद करके। तो 6 बैंक तो गवर्नमेंट ने वैसे ही पीछे ले लिए, और बाकी बैंकों के लिए हमारे कर्मचारी बैठे हैं, वो वैसे नहीं होने देंगे उनको, ठीक है? तो देखते हैं किस किसने बना लिया ये बताओ पहले तो, किस किसने बना लिया? डन वाले कितने हैं? बहुत ही शानदार यार, बहुत ही शानदार। चलो इसको सॉल्व करना सिखाते हैं आपको, बहुत आराम आराम से कैसे किया जाता है सॉल्व। ध्यान से समझना। कह रहे देयर आर टोटल 2000 मोबाइल्स ऑफ ओप्पो एंड वीवो इन अ शॉप। ओप्पो और वीवो के कुल मिला के 2000 मोबाइल्स हैं। ओप्पो के मोबाइल और वीवो के मोबाइल की रेशियो है 5:3, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्रेक कर देंगे, अभी कर रहे हैं हम स्किम थ्रू दिमाग में आता है। अच्छा रेशियो दी हुई है, नंबर दी हुई है, ब्रेक कर देंगे, ठीक है जी। कह रहे ऑल ऑफ द मोबाइल्स आर सोल्ड ऑन 5 डेज ऑफ अ वीक, एक हफ्ते के 5 दिनों में ही बेचे गए, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। फिर कह रहा है 10% ऑफ द टोटल वीवो मोबाइल्स आर सोल्ड ऑन मंडे, ठीक है? 16% ऑफ द ओप्पो मोबाइल्स आर सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ओप्पो मोबाइल सोल्ड ऑन फ्राइडे 15% लेस देन ट्यूसडे, एंड द टोटल नंबर ऑफ ओप्पो मोबाइल सोल्ड टू वीवो मोबाइल सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज 5:8, एंड 22% ऑफ द टोटल मोबाइल्स आर सोल्ड ऑन वेडनेसडे, एंड वीवो मोबाइल सोल्ड ऑन फ्राइडे 20% मोर। प्रॉपर इंटरलिंकिंग 14%, और सब परसेंटेज रेशियो चल रहा है। और ये सब परसेंटेज रेशियो क्यों चल रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग में आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है, जिससे आपका पूरा का पूरा सिस्टम सॉर्ट हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे बनाना चाहिए था, बहुत ही स्मूथ तरीके से आपको बताया जाएगा, बस ध्यान से सुनते जाओ। एक तरफ ओप्पो के मोबाइल्स हैं, एक तरफ वीवो के मोबाइल्स हैं, और इनको बेचा गया कुछ दिनों में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कुछ ऐसे बेचा गया है।
जिन बच्चों ने बना लिया बहुत बढ़िया, जिनसे नहीं बना उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हम डिटेल में सीखेंगे ना तब समझ में आ जाएगा, अगली बार आप भी बनाओगे फिर। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें दिया हुआ कि 2000 टोटल मोबाइल है, 2000 को हमने उठा के ब्रेक करना है 5:3 में। इसको 8 से डिवाइड किया, 5 + 3 8 होता है ना, और 25 का 8 गुना होता है ना 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 250 आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 250, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 गुना 250 मतलब 1250, और 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3 गुना 250 यानी कि 750। तो कुल मिला के ओप्पो के मोबाइल जो बेचे गए हैं वो 1250 मोबाइल बेचे गए हैं, और वीवो के मोबाइल जो बेचे गए हैं वो 750 मोबाइल बेचे गए हैं। बड़ी ही बेसिक सी बात की है मैंने, ये ठीक बात की है, बिल्कुल सही, तसल्ली वाली। फिर कह रहा है कि यहां से देखो, कह रहा है 10% जितने भी टोटल वीवो के मोबाइल हैं वो मंडे को बिके हैं। वीवो के टोटल मोबाइल है 750, इसका 10% कितना हुआ 75, तो 75 मोबाइल जो है वो मंडे को बिके हैं। उसके बाद आप आगे मूव करोगे, वो कह रहे हैं 16% ऑफ द मोबाइल्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ओप्पो के 16% मोबाइल जो हैं वो ट्यूसडे को बिके हैं, तो 1250 आपके सामने है, 1250 का 16%, 16% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/25, 4% का 4 गुना होता है वो, तो 4/25 होगी वैल्यू, 25 से काटा 50, तो 200 मोबाइल आगे बच्चों, तो 200 मोबाइल ओप्पो के ये बिके हैं जाके ट्यूसडे को, हमारी डायरेक्ट स्टेटमेंट डायरेक्ट डेटा हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आप आगे मूव हुए, फिर उनका कहना है कि ओप्पो के मोबाइल जो फ्राइडे को बिके हैं वो 15% कम है ट्यूसडे से, तो इसका 15% कितना आएगा, इसका 15% आएगा 30, इसमें से 30 कम कर दोगे बचा 170, तो 170 मोबाइल ओप्पो के फ्राइडे को बिके हैं। आगे मूव करते हैं, फिर वो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ ओप्पो टू वीवो सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज 5:8, तो ओप्पो टू वीवो की रेशियो मतलब इन दोनों की रेशियो आपको दी हुई है और वो 5:8 है। 5 यूनिट की वैल्यू है 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 40, तो 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 गुना 40 यानी कि 320, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि 22% ऑफ द टोटल मोबाइल्स वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे। अब इसका 22% आप कैसे निकालोगे, कितना आ जाएगा 440 आ जाएगा, अगर आप इसका 22% निकालते हो तो 22 का 2 गुना होता है 44 और एक जीरो लग जाएगी 440, तो कह रहा है वेडनेसडे को कुल मिला के 440 मोबाइल बेचे गए हैं, स्पेसिफिकली इन्होंने यहां मेंशन किया वेडनेसडे को 440 मोबाइल बेचे गए हैं। फिर कहा जा रहा है कि वीवो के जो मोबाइल हैं जो फ्राइडे को बेचे गए हैं वो 20% ज्यादा है उन ओप्पो के मोबाइल से जो फ्राइडे को बेचे गए हैं, तो ये ओप्पो के मोबाइल है जो फ्राइडे को बेचे गए हैं 170, इसका 20% ज्यादा कर दूं मैं तो इसका 10% होगा 17, 20% होगा 34, 170 में 34 जोड़ दूं आएगा 204, तो वीवो फ्राइडे क्या आ गया 204 आ गया परफेक्टली। उसके बाद आप आगे मूव करोगे, कह रहे हैं 14% ओप्पो के मोबाइल थर्सडे क्या होता है थर्सडे को बेचे गए हैं, 14% ओप्पो मोबाइल वर सोल्ड ऑन थर्सडे, तो ओप्पो के मोबाइल है ये रहे ओप्पो के मोबाइल, इसके 14% की बात हो रही है, 1250 का 14% यानी कि 7/50, तो ये आगे कुल मिला के 175 मोबाइल्स, तो 175 मोबाइल ओप्पो के थर्सडे को बेचे गए हैं, ठीक है जी। एंड आगे मूव करोगे, ऐप ओप्पो मोबाइल सोल्ड ऑन मंडे आर 5 टाइम्स ऑफ द वीवो मोबाइल सोल्ड ऑन मंडे, तो वीवो के मोबाइल संडे को बेचे गए हैं 75, 75 का 5 गुना कर दें हम तो 375 आएगा, तो 375 मोबाइल यहां बेचे गए हैं। अब अगर आप नोटिस करो तो 375 और 175 कितना होता है 300 और 100 400, 400 और 150 550, 550 और 200 750, 750 और 170, 750 और 70 हो गया 820, 820 और 100 हो गया 920, तो 920 अगर आप 1250 में से कम कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा 330 मिलेगा, तो ये 330 तो आ गया यहाँ पे, 330 यहाँ पे आ गया, बाकी 440 में से 330 घटाओगे 110 यहाँ पे आएगा, 110 यहाँ पे आएगा, बाकी सब जोड़ के 750 में से घटा दो, जैसे कि अगर आपने देखा ये आ गया आपकी वैल्यू आ गई 430, ये वैल्यू आ गई आपने जोड़ी तो 534, 534 में 75 और जोड़ दो आप, 535 में वहां पे 534 है ना आपके पास, तो 534 के अंदर आपने जोड़ना है यहाँ पे स्पेसिफिकली, अच्छा मैंने क्या वैल्यू मिस कर दी बीच में भी है 75, हाँ 75 मिस कर दी, तो 75 आपने जोड़ने की आ रही है वैल्यू को, हाँ तो आपने देखा ये 430 इन दोनों को जोड़ा तो 430 एंड 200 यानी कि 634 में आपने 75 वैल्यू डालनी है आपने, तो ये हो जाएगा, वैसे भी अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये 709 बन जाएगा, 709 बन जाएगा, तो बाकी कितने मोबाइल बच गए 41 मोबाइल यहाँ पे आ जाएंगे, तो क्या सबने बना लिया था ये परफेक्टली, बताओ किस किस बच्चे ने बना लिया था, कुछ समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, मजा आ गया कि नहीं, फास्ट बनने लगेगी बच्चों धीरे धीरे, आपने उन चीजों को नहीं, मैं हमेशा से यही बोलता रहता हूं, आप स्पीड पे आप परेशान मत रहिए कि स्पीड नहीं आ रही, स्पीड नहीं आ रही, आपका टारगेट स्पीड होना ही नहीं चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए एक्यूरेसी। क्या एक्यूरेट थी आपकी डीआई, देखो सबसे पहली बात जो डायरेक्ट स्टेटमेंट आई थी इसके अंदर एक आध चीज बताने वाली है, मैं बता देता हूं, बाकी मैंने बहुत ज्यादा स्लो बताया ऑलरेडी, क्या एक आध चीज बताने वाली है, एक बार उसका जिक्र कर लेते हैं। हमने देखा यहाँ पे सबसे पहली चीज यहां तक का सब कैलकुलेशन हो रहा था इस 330 को छोड़ के, मैंने 375 200 175 170 इन सबको जोड़ा तो मुझे मिला 920, 1250 में से 920 घटाया क्योंकि टोटल 1250 था, इसको छोड़ के बाकी था 920, तो 1250 में से 920 घटाया मुझे मिला 330, तो वेडनेसडे के आगे 330, तो वेडनेसडे को ओप्पो के मोबाइल जो बिके हैं वो 330 है, टोटल तो 440 है, तो 440 में से 330 घटाया बचा 110, फिर मैंने 110 जोड़ा 320 जोड़ा 75 जोड़ा और 204 जोड़ा, मुझे मिला 709, 709 मैंने 750 में से घटाया बचा 41, वो यहाँ पे आ गया, सिंपल पूरा का पूरा डेटा इसमें फिल कर दिया हमने, एक बहुत ही परफेक्ट पीओ लेवल की डीआई है, जैसे कि मैंने सुबह जिक्र किया था यूट्यूब सेशन में कि क्लर्क में आपकी केस डीआई नहीं आती है, ये परफेक्ट एक पीओ लेवल की डीआई है, आप नोटिस कर पा रहे हो, ठीक है, प्री में है मींस की थोड़ी है यार, ये धीरे धीरे टाइम कम होता जाएगा आपका, ठीक है। इस पर जो क्वेश्चन है वो बड़े सिंपल आते हैं, जैसे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मोबाइल्स आर सोल्ड ऑन मंडे, मंडे को देखोगे आप टोटल मोबाइल कितने बिके हैं 450 मोबाइल बिके हैं, 450 जो है अगर आप नोटिस करो 450 पूछ रहा है कि टोटल मोबाइल का कितना परसेंटेज है 2000 का 0.000022.5% है, ऐसे ऐसे डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिलते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड ऑन सैटरडे व्हेन सेल ऑन 50% मोर ऑन प्रीवियस डे, तो टोटल मोबाइल अगर आप देखो तो फ्राइडे को कितने बिके हैं, आपने देखा फ्राइडे को टोटल मोबाइल कितना कितने हैं 374 मोबाइल बिके हैं, 374 मोबाइल फ्राइडे को बिके हैं टोटल, यार अगले दिन 50% एक्स्ट्रा बिके हैं, ठीक है, तो इसका 50% होगा 187, तो 187 आप इसमें जोड़ दोगे तो 560 बना जाएगी वैल्यू, तो 561 मोबाइल बिके होंगे उस अगले दिन, तो ऐसे करते करते हम निकाल लेंगे, बहुत सिंपल सवाल आते हैं आपके इस पेपर में, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ओप्पो मोबाइल सोल्ड ऐसे लिखा आता है आपके पास, तो ये आपने कैसे बनाना है, ये होमवर्क है तो ये नहीं करेंगे। अभी एक बच्चा अभी एक सवाल आपके सामने रखा है कि सर ट्यूसडे वाला बता दो, ट्यूसडे वाला क्या था, ट्यूसडे वाला 200 आया था, ये वाला ट्यूसडे वाला या ये वाला ट्यूसडे वाला,
ये देखो पहले तो ये कैसे आया था, इधर लिखा हुआ है कि 16% मोबाइल ओप्पो के ट्यूजडे को बेचे गए हैं। मैंने 16% निकाला, 16% की फ्रैक्शन क्या होती है, 4 टाइम्स ऑफ 4%, 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, तो इसकी होगी 4/25, तो 1250 का 4/25 किया 200 आ गया। ठीक है, एक तो ये चीज थी। और ओप्पो का, वीवो का ट्यूजडे कहां दिया हुआ है भाई, वीवो का ट्यूजडे किस, हाँ ये रहा, वीवो के, ओप्पो वीवो की जो ट्यूजडे को सेल हुई है उसकी रेशियो 5:8 दी हुई है, तो 5:8 की रेशियो दी हुई थी ओप्पो वीवो की। ओप्पो की वैल्यू 200 निकाल ली हमने, तो 5 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 हो गई, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 40 यानी कि 320 हो गई। तो इस तरीके से निकाला था मैंने, और कुछ भी नहीं था। चलो एक छोटा सा ब्रेक है आप सबके लिए, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे अगली डीआई की तरफ। ठीक है, छोटा सा ब्रेक है, आप पानी वानी क्योंकि इतनी देर तक बच्चे नहीं बैठ सकते, कहीं थोड़ा सा जरूरत भी होता है, थोड़ा सा वापस उतनी टेंशन सीख करने वापस लेके आने में, तो छोटा सा ब्रेक है, 1 मिनट का ब्रेक है आप सबके लिए। इसमें आप पानी पीने जाना जा सकते हो, वॉक करके आना चाहो करके जा सकते हो, वॉशरूम जाना चाहो तो जा सकते हो, बट 1 से सवा मिनट के अंदर वापस आओ, फिर हम रिज्यूम करते हैं अगली डीआई हमारी। आपको दिख रहा है किस तरीके से स्ट्राइक को ब्रेक करने की कोशिश है, आप नोटिस किया? ये न्यूज़ पता कब आई है नीति आयोग वाली, 9:58 पे, बैंक खुलने से 2 मिनट पहले, कि हम जो ये 6 बैंक कंसोलिडेट किए थे ना, आपको पता है ये 6 बड़े बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बाद पीएनबी है, उसके बाद कैनरा बैंक है, उसके बाद आप देख रहे हो तो अपना ये इंडियन बैंक हो गया, और बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, और यूनियन बैंक हो गया। ये 6 बैंक हैं जो बड़े बैंक हैं, जिनको अभी पिछले साल मर्जर में अभी कंसोलिडेट किया था। तो नीति आयोग की स्टेटमेंट आई है कि हम इन 6 बैंक्स को जो हमने लास्ट ईयर कंसोलिडेट किए थे, तो इनको हम इस प्रोसेस से बाहर करते हैं, और मतलब प्राइवेटाइजेशन की, एंड बाकी जो बैंक बच गए उनमें से हम कोई 2 बैंक चूज करेंगे प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो ये क्या चल रहा है बेसिकली, कि बैंक यूनियन में से जो इन 6 बैंकों के लोग हैं वो तो पीछे हट जाएं। ठीक है, वो तो पीछे हट जाएंगे क्योंकि उनका बैंक काम कर नहीं रहे, यूनियन वीक पड़ जाए तो ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से ऐसा होगा नहीं। हाँ, बैंक ऑफ इंडिया का नाम उसके अंदर नहीं है इन 6 बैंकों में, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया का तो कंसोलिडेशन ही नहीं हुआ था ना, आपको इसमें याद है ना, कंसोलिडेशन पिछले साल जो मर्जर हुआ था आपको याद है ना, बट आई डोंट थिंक ऐसे बैंक यूनियन पीछे हटेंगे, क्योंकि वो तो यूनियन है ना, वो तो सबको एक साथ लेके चलने के लिए है। सर पीएनबी ओबीसी, ओबीसी तो पीएनबी में मर्ज हो गया, क्या बात भाई, तैयारी कर रहे हो, जी में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो तुम यार? चलो जी वापस आ जाओगे अगली डीआई पे। अगली डीआई ये है आपकी, फटाफट से रीडिंग लो इसकी। रीड कर लिया सबने? आपकी फेवरेट डीआई है कौन सी वाली डीआई है देख रहे हो, इनकम एक्सपेंडिचर डीआई। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं, बहुत अच्छी डीआई है, क्या ग्राफ है सब बता देते हैं आपको अभी। तो आप नोटिस कर रहे हो इसमें लिखा हुआ है कि फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डेटा रिगार्डिंग मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए ड्यूरिंग 6 गिवन मंथ्स। 6 गिवन महीने जो हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में जो ए का एक्सपेंडिचर है वो आपको दिखाया गया। अभी एक्सपेंडिचर कैसे दिखाया गया आपको वो भी मैं दिखा देता हूं जूम करके एक बार। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये 50,000 और 45,000 के बीच में 5,000 का गैप होता है, मतलब ये लाइनें 5,000 का गैप दिखा रही हैं, और पार्टीशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में बांटा जा रहा है। 5,000 को 5 हिस्सों में बांटोगे तो 1,000 की एक लाइन होगी, मतलब ये हर लाइन का मतलब 1,000 है। अभी 45,000 से एक लाइन नीचे है, मतलब ये 44,000 है, ये 60,000 है। ये 65,000 से एक लाइन नीचे है, मतलब ये 64,000 है। यहाँ देखोगे ये 55,000 से एक लाइन ऊपर है, मतलब ये 56,000 है। यहाँ देखोगे तो ये 50,000 से 2 लाइन नीचे है, मतलब ये 48,000 है। आगे बढ़ोगे ऊपर की तरफ तो ये 70,000 वाली लाइन है, ये 70,000 से देखोगे तो 2 लाइन ऊपर है, मतलब ये 72,000 है। तो हम एक्सपेंडिचर तो बता सकते हैं ना कितना कितना, क्लियरली बता सकते हैं बच्चों, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बहुत बढ़िया, बहुत जाने हो गया आप सारे। तो उसके बाद कह रहा है, एक लाइन ये पढ़ो जरा, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ये तो हमको ए का एक्सपेंडिचर दे दिया, कह रहा है बी का जो एक्सपेंडिचर है वो 20% लेस है ए से इन ईच ऑफ द गिवन मंथ्स। हर महीने में दिया गया एक्सपेंडिचर जो है उसका अगर आप 20% कम कर दो, यानी कि 80% कर दो, तो आपको बी का एक्सपेंडिचर भी मिल जाता है कितना। अगर इन दोनों की महीने की इनकम की बात की जाए तो 1,10,000 रुपए महीने की कमाई है, इनकम है ए की, और बी की जो महीने की इनकम है वो 96,000 रुपए है। ठीक है, ये दो चीजें आपको और दे दी हैं। तो जरा इस डेटा का इस्तेमाल करते हुए पहले सवाल पे टू पढ़ते हैं, व्हाट इज द एवरेज, एक बार और बता दूं यार मैं, दो चीजें आपको एक बार क्लियर करना चाहता हूं मैं। एक होता है इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट। एक होता है इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जो दो अलग अलग सिचुएशंस में ऑपरेट करते हैं। आपको इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ के आप बता नहीं सकते कि कौन से वाला कॉन्टेक्स्ट है ये। ठीक है, ये क्या होता है, ये वाला कॉन्टेक्स्ट, ये होता है एक बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और ये क्या होता है, ये एक सैलरी का या कहा जाए जॉब का कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, ये देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन में यूज हो रहा है कि मान लो आप बैंक में जॉब करते हो, आप बैंक में जॉब करते हो तो आपकी 40,000 रुपए मान लो आपकी सैलरी है, 40,000 रुपए आपकी इनकम है, जिसमें से आप मान लो 25,000 रुपए का खर्चा कर देते हो, तो आपकी 15,000 रुपए की सेविंग्स हो गई।
तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये आपका एक सैलरीड पर्सन का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये एक बिजनेस का होता है। इसमें एक्सपेंडिचर का मतलब आप ले सकते हो जैसे कि कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब कि एक इंसान है वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, खर्चा कर रहा है एक बिजनेस में, मान लो 80,000 का खर्चा कर रहा है एक बिजनेस में, उसमें उसको कुछ प्रॉफिट हुआ, मान लो उसको 25,000 का या फिर 20,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इनकम क्या होता है? इनकम का मतलब आप एक तरह से ले सकते हो सेलिंग प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट जोड़ देते हो तो सेलिंग प्राइस मिल जाता है ना, तो ये आपका हो गया इनकम, जिसको मैं बोलूंगा 1,00,000 रुपए। तो ये कुछ ऐसे ऑपरेट करता है इस केस में, ठीक है। तो ये दो अलग अलग सिचुएशंस है, इसको एक्सपेंडिचर को कॉस्ट प्राइस, एक्सपेंडिचर की जगह पे इन्वेस्टमेंट भी लिखा सकता है, इनकम की जगह पे रेवेन्यू भी लिखा सकता है, ठीक है, वो भी पॉसिबल है। अब ये एक अलग सिचुएशन है जो बिजनेस ओरिएंटेड मॉडल्स में, बिजनेस ओरिएंटेड सिचुएशंस में ऑपरेट होती है, ये सैलरी या जॉब रिलेटेड सिचुएशंस में ऑपरेट होती है। अब इस सवाल के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ये वाली सिचुएशन आपको दी हुई है, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर होगी सबको बच्चों? तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है पता लग गया? चलो फिर आप एक क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो। कह रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज सेविंग्स ऑफ बी फ्रॉम जनवरी टू मई टेकन टुगेदर, बताओ। कितने बच्चों ने आंसर निकाल लिया? ए आंसर आ रहा है। तो बी की इनकम तो देखनी चाहिए थी आपको, पिछली स्लाइड पे भूल गए आप देखनी। चलो जी देखो समझो ध्यान से, जनवरी से मई तक की बात हो रही है और बी की बात हो रही है। अब जो बच्चे कह रहे हैं सर बी की कमाई कितनी थी, तो बी की कमाई भाई 96,000 रुपए कमाता है वो बंदा, 96,000 रुपए कमाता है। अच्छा एवरेज सेविंग्स की बात हो रही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि देखना ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। कह रहे सेविंग्स का मतलब क्या होता है? सेविंग्स का मतलब होता है कि अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दो तो वो सेविंग बन जाती है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मुझे एवरेज सेविंग्स निकालनी है, मैं एवरेज इनकम में से एवरेज एक्सपेंडिचर घटा देता हूँ तो मुझे एवरेज सेविंग्स मिल जाएंगी। अब एवरेज इनकम तो यार इनकम तो उसकी हर महीने सेम है, इनकम तो उसकी हर महीने सेम है ना, 96,000 तो एवरेज इनकम तो 96,000 ही होगी। मुझे एवरेज एक्सपेंडिचर घटाना है। अब एवरेज एक्सपेंडिचर घटाना है तो बच्चों एक बात बताओ, आपको पता है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है बी का वो 20% लेस है, यानी कि 1/5 लेस है, मतलब 4/5 है, 4/5 है। अब यार एक तो तरीका ये हुआ कि आप सबको पहले ऐड करो, ठीक, सबका पहले 4/5 निकालो, फिर उसके बाद उनको ऐड करो, फिर उसको 5 से डिवाइड करो, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो लेंदी हो जाएगा। तो उससे बेटर ये रहेगा पहले सबको ऐड कर लो, फिर उसका 4/5 निकाल लो, फिर उसका आप जो भी करना है आपने वो कर लो, तो बेटर तो रहेगा पहले मैं सबको ऐड कर लो। तो ये देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या वैल्यू है बच्चों, यहाँ पे वैल्यू है 45 में से एक कम यानी कि 44,000। यहाँ पे आप देखोगे ये है 60,000, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, ये है 64,000, यहाँ पे वैल्यू 56,000 है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है मई में, यहाँ पे वैल्यू है 48,000। 48,000 वैल्यू है। अगर आप इनको नोटिस करो, इनको जो ऐड हो रहा है ढंग से उनको ऐड कर दो, जैसे इन दोनों को ऐड करोगे आप तो 64 और 56 क्या होता है 120 होता है, तो 1,20,000 तो इधर से आ गया, ठीक है। और इधर आप देखोगे 60 प्लस 44 या 44 प्लस 48 ऐड करते हो आप, तो आपको मिलता है यहाँ पे 92, 40 हो गया 80 और 8 4 हो गया 92, 92 में अगर आप 60 ऐड करते हो तो आपको मिलता है 152, तो ये 1,52,000 हो गया। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो, इन दोनों को ऐड कर देते हो तो आपको मिलेगा 2,72,000, ठीक बात है। और इतना कर देने के बाद आपको पता है कि ये तो आई है, एक ही टोटल आई है, एक ही टोटल आई है, आप तो जानते हो कि ए की जो जनवरी से लेकर मई तक की सेविंग्स आई है तो वो है। अब इसका 4/5 करोगे तो आपको मिलेंगी बी की टोटल सेविंग्स। अपने को टोटल सेविंग्स नहीं चाहिए, अपने को एवरेज सेविंग्स चाहिए, तो 5 हैं अलग अलग, 5 अलग अलग महीने तो 5 से डिवाइड करोगे, तो ये आपका बेसिक प्रोसीजर होना चाहिए इस सवाल को बनाने का, इस तरीके से आप बना सकते हो। अब यहाँ पे आपने देखा 5 का 5 गुना होता है 25, आप 25 से काट दो, 25 से आपने काटा, ये आ गया 2720, और ये 100 को 25 से काटा तो यहाँ पे 25 का 4 गुना 100 आ गया, ठीक है, 25 से काट दिया आपने। अब 2720 है, इसका 4 गुना कर दो और फिर उसका 16 गुना कर दो, इस तरीके से 4 गुना कर दो फिर दोबारा 4 गुना कर दो, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक ये सिंपल सी बात बताओ, ये 2500 का तो 4 गुना है, इसको आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये 2720 जो है ना, इसका 4 गुना करना है और उसका फिर 4 गुना करना है, क्योंकि हम ज्यादा डिटेल में लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं, हमारा लर्निंग मोड है। तो इसको मैंने पता क्या सोचा, इसको सोचा मैंने ये 2500 प्लस 220 है, ठीक है। अब इसका 16 गुना कर दो, अब ये ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। अगर आपने देखा भाई ये तो होता है, तो 10,000 बटे 4 होता है, इसको काटूंगा 4 के साथ, तो ये ऑब्वियसली 4 से तो ये 4 गुना कट जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ गई बेसिकली 40,000, और 16 का 2 गुना होता है 32, 32 का 11 गुना होता है 352, तो ये 43,520 आ गई वैल्यू। अब ये इसका एवरेज एक्सपेंडिचर है 43,520, तो 96,000 में से 43,000 गया तो आपको क्या मिला, आपने सब्ट्रैक्ट किया आपको मिला 53,000, 53,000 में से 520 हो गया आपको मिला 52,480। कई बच्चों ने जो गलती करी वो मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने जून का डेटा भी कंसीडर कर लिया, इसलिए उनका आंसर नन ऑफ दीस आ रहा था। मई तक पूछा भैया, जनवरी से मई मैंने काफी स्लो बताया, काफी बच्चे बोलेंगे लेंदी बहुत है हम छोड़ रहे हैं, फिर वही बच्चे बाद में कहते हैं सर पेपर में ना आया हुआ था पर मुझसे हुआ नहीं, बाकी तो कराए थे। लर्निंग पे फोकस रखना है आपने, ठीक है, आपका फोकस लर्निंग पे होना चाहिए।
सर इनकम सेम रहेगी, ये कहां लिखा हुआ है? सर इनकम सेम रहेगी, ये कहां लिखा हुआ है? सर इनकम सेम रहेगी, ये कहां लिखा हुआ है? मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज दिस एंड दिस, मतलब वो हर महीने के लिए है ना, हर महीने उनकी इनकम यही है। ठीक है, क्विक रिपीट कर देना चाहता हूं मैं। अब बी की हर महीने इनकम है 96,000, तो उसकी एवरेज इनकम भी 96,000 होगी। बात आई एक्सपेंडिचर की, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ए का सारा एक्सपेंडिचर जोड़ दिया, तो मुझे मिला 2,72,000। और आगे लिखा हुआ है कि बी का एक्सपेंडिचर ए के एक्सपेंडिचर से 20% कम है, मतलब बी का एक्सपेंडिचर ए के एक्सपेंडिचर का 80% है, तो मैंने उसका 80% कर दिया। तो ये जैसे मैंने 2,72,000 का 80% किया, मुझे क्या मिला? मुझे मिला बी का टोटल एक्सपेंडिचर, पर मुझे टोटल एक्सपेंडिचर नहीं, मुझे एवरेज एक्सपेंडिचर चाहिए, तो इसलिए मैंने 5 से डिवाइड भी किया। तो 5 5 से 25, 25 से मैंने पीछे वाले 100 को काट दिया, पीछे वाले 2 जीरो है ना उसको काट दिया, 4 गुना कट गया, और 2720 का 4 गुना और एक और 4 गुना, तो 2720 का 16 गुना बचा हुआ है। 2720 को मैंने लिखा 2500 प्लस 220, 16 का 2500 गुना करना बहुत ज्यादा आसान है, 40,000 आ जाएगा। 16 का 220 गुना करना बहुत ज्यादा आसान है, 16 का 2 गुना 32, 32 का 11 गुना 352, एक जीरो आ गया। तो कुल मिलाकर 43,520 रुपए एवरेज एक्सपेंडिचर आ गया बी का। सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करते मुझे 52,480 मिल गया, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। अब बताओ किसी को कोई डाउट है या नहीं है? मैंने बहुत स्लो बताया ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। ये देखो, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए इन जनवरी एंड जून टेकन टुगेदर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन मई एंड जून टेकन टुगेदर। जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। हाँ जी, फरमाइए क्या आंसर है? डी ए ई ई ई ई डी ए डी सी। सर 96,000 एवरेज नहीं है। अरे भैया एवरेज नहीं है, पर हर महीने है तो 96,000 ही ना उसकी बंदे की सैलरी। तो हर महीने अगर उसकी सैलरी 96,000 है तो एवरेज भी 96,000 ही होगा। तो बेसिक कॉमन सेंस है यार। अब ऐड कर दो 96,000 को 5 बार, 5 से डिवाइड कर दो, फिर भी 96,000 ही आएगा। चलो जी, जो भी आपका उत्तर और आंसर आया है उसको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज उसने बोली है आपको कि आप ए की जनवरी की और जून की सेविंग्स की बात हो रही है, जनवरी और जून की सेविंग्स ए की। सबसे पहले आपने जनवरी में देखा ये बंदा कमा कितना रहा है, ये बंदा सॉरी ये बंदा खर्चा कितना कर रहा है, 44,000 का खर्चा कर रहा है। और यहाँ पे आपने देखा ये बंदा कितना खर्चा कर रहा है, 72,000 का खर्चा कर रहा है। तो मैं पूछूं कि टोटल खर्चा कितना हो गया, तो 7 और 4 11, 1,10,000 और 6,000, मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो बंदा 1,16,000 रुपए का खर्चा कर रहा है टोटल मिला के। इतनी बात मैंने देखी और मुझे पता है कि इस बंदे की सैलरी कितनी है, 1,10,000 रुपए। यहाँ से मैंने उठाया, अब 1,10,000 रुपए इसकी सैलरी है, इसकी सैलरी है 1,10,000 रुपए। तो 2 सालों में इसने 2,20,000 रुपए कमा लिए होंगे, 2 महीनों में सॉरी। तो सब्ट्रैक्ट किया, 1,04,000 रुपए आ गई वैल्यू। तो मतलब इन 2 महीनों की बंदे की सेविंग है 1,04,000 रुपए। सिंपल सी बात है, मैंने टोटल सैलरी टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर घटा दिया, ए का जनवरी और जून का, मुझे यहाँ पे मिल गया 1,04,000 रुपए। ठीक बात है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर निकालो बी का, मई का और जून का। आप पहले ए का देख लो, मई और जून का कितना है। मई और जून में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिखाया गया कि यहाँ पे इस बंदे ने कुल मिलाकर 48,000 का खर्चा किया, और यहाँ पे इसने 72,000 का खर्चा किया। 72,000 में 48,000 जोड़ दोगे आप, तो आपको कुल मिलाकर मिलने वाला है 1,20,000 रुपए। पर क्या पूरा 1,20,000 का खर्चा किया? नहीं, उसका 80%, उसका 80%, क्योंकि वो हम शुरू में पढ़ चुके हैं ना, 1/5 कम करेगा तो उसका 80%। इसका 80% होता कितना है? 12 का 8 गुना कर लो सीधा 96। ठीक है, 96,000 का खर्चा हुआ है मई और जून का टोटल का मिलाओगे बी का, तो हमें रेशियो निकालनी है 1,04,000 की और 96,000 की। हमने 8 से कैंसिल कर दिया, 8 से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे मुझे मिला 13, ये जीरो तो कटी गई, और 8 से कैंसिल कर दिया यहाँ मुझे मिला 12, तो इसकी रेशियो क्या आ गई? 13-12 की, यानी कि नन ऑफ दीस आंसर है। किस किस बच्चे की यही आई थी? सच बताना, दिल पे हाथ रख के कि मेरा यही आंसर आया था। अच्छी क्वालिटी की डीआई फील कर पा रहे हो कि कितनी अच्छी क्वालिटी की डीआई की, कितना परफेक्ट सटीक लेवल हम तैयार कर रहे हैं? फील कर पा रहे हो? एक आध दिन और फील करोगे, फिर कहोगे सर ज्यादा मुश्किल नहीं है, ऐसे बोलोगे, बट मैं फिर भी कराता रहूंगा। ठीक है, चलो कुछ नहीं किया हमने, मैं कुछ बता देता हूँ। मैंने पहले ए की जनवरी और जून की सेविंग्स निकाली। कैसे निकाली? दोनों महीनों की सैलरी जोड़ दी, पहले महीने और दूसरे महीने दोनों 1,10,000 1,10,000 यानी कि 2,20,000 रुपए उसने कमाए होंगे, 2,20,000 उसकी इनकम हुई होगी। जनवरी और जून में देखा तो टोटल 1,16,000 रुपए, अगर मैंने जोड़ा यहाँ से 44 उठाया, यहाँ से 72,000 उठाया, जोड़ा 1,16,000 रुपए उसमें से उसने एक्सपेंडिचर कर दिया, तो बचा कितना? 1,04,000 रुपए, तो उसकी सेविंग्स आ गई। हमने 2 20 में से 116 घटा दिया। उसके बाद मैंने देखा बी का एक्सपेंडिचर क्या है, भाई वो तो एक एक्सपेंडिचर का 80% है, तो मैंने एक एक्सपेंडिचर देखा इन 2 महीनों में आया, 1 20 उसका 80% निकालिए, 96,000 आ गया। इन दोनों की रेशियो निकाली, 13-12 की रेशियो आ गई। ये बताएंगे सारे के सारे बच्चे फटाफट से एनर्जी बनाते हुए। देखो जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन फरवरी एंड मार्च टुगेदर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन अप्रैल एंड मई टेकन टुगेदर? तो इन दोनों को एक साथ कंसीडर करने की बात हो रही है और मेन बात है डिफरेंस निकाला जा रहा है। थोड़ा ध्यान से समझो। आपने एक्सपेंडिचर देखना ए का फरवरी में और मार्च में, इधर ये फरवरी है ये मार्च है, ये 60,000 और 64,000 आप देख पा रहे हो, जिसको जोड़ोगे तो 1,24,000 आ जाएगा। ठीक है, बात सिंपल सी बात है। और उसके बाद कहा जा रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन अप्रैल एंड मई टेकन टुगेदर। अगर आप अप्रैल में देखते हो तो यहाँ 56,000 है और यहाँ पे है आपका 48,000, तो 56,000 एंड 48,000, पहली बात तो सम कितना हुआ? आपने देखा कि यहाँ 44 होता तो सम हो जाता पूरा, यहाँ पे 100 का, पर ये 4 ज्यादा हो जाएगा, 104 हो गया, और ये पूरा भी नहीं बनेगा, इसका 80% लेना है हमने, तो इसका 80% करोगे तो आपने देखा भाई ये तो सीधा सीधा 8 गुना कर दो, फिर पीछे से 0 हटा देना। 104 का 8 गुना कितना होता है? 832, और ये हो जाएगा 83,200। ठीक है, 83,200 आ जाएगा, तो इनका डिफरेंस निकाल लो, 40,800 का डिफरेंस आ गया इनके बीच में, 40,800 का डिफरेंस आ गया इनके बीच का। ये समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताओगे कि नहीं फटाफट से?
बिल्कुल प्री लेवल की स्पेसिफिक डीआई है, ठीक है। एक बार मैं बी वाला दोबारा बता देता हूं, एक आध बच्चे को जो डाउट है वो मैं दूर कर देता हूं। ए वाला तो देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, फरवरी मार्च का उठाना सीधा सीधा, ये फरवरी ये मार्च 60,000 64,000 जोड़ दिया 124,000 हो गया। उसके बाद आपको पता है अप्रैल और मई का आपने लेना है, अप्रैल वाला 56,000, मई वाला 48,000 जोड़ा तो ये आ गया 1,04,000। इसका 80% लेना है, ठीक है। 80% मतलब 8/10 कर लो सीधा, क्योंकि यहाँ पे इजीली हो जाएगा मल्टीप्लाई। 104 का 8 गुना होता है 832 और 2 जीरो लग जाएंगे पीछे, तो 83,200 आ गया, ठीक है। इसमें से इसको घटा दिया, 124 में से ये गया, आपको मिला 41,000 और फिर -800 तो -200, तो ये बन गया यहाँ पे 40,800। जल्दी से बनाएंगे ये वाला सवाल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स ऑफ ए इन मे देन द प्रीवियस मंथ। ध्यान से बनाना। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज बताना आपने। देखो जी ध्यान से समझो, मई और प्रीवियस मंथ मतलब अप्रैल, यहाँ अप्रैल और मई की बात हो रही है, बहुत फोकस से सुनना है आपने। अगर आप चाहे अप्रैल देखो चाहे मई देखो, आप जानते हो कि 1,10,000 उसने कमाया। आप अप्रैल में देखोगे तो इस बंदे ने 56,000 का 56,000 का कर दिया खर्चा, और यहाँ पे आप देखोगे इसने कर दिया 48,000 का खर्चा, ठीक है जी। अगर इधर 48,000 का खर्चा कर दिया तो बच गया 62 जो सेव किया होगा, इधर 56,000 का खर्चा कर दिया तो बचा 54 जो इसने सेव कर दिया होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर आप प्रीवियस मंथ से देखते हो तो कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है सेविंग्स में। तो हमें बेसिकली 54 और 62 को परसेंटेज चेंज यहाँ पे दिखाना है इनके बीच में। सबसे पहली बात 2 से कट रहे हैं दोनों नंबर्स, तो आपने काट दिया, यहाँ पे वैल्यू आ गई 27 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 31। तो प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हो गया, 4 का इंक्रीज हुआ 27 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है। ये आपके सामने है सर। अब इसको करना है सिंपलीफाई, क्या करना है इसको सिंपलीफाई करना। तो आपने इसको या तो आप इसको डायरेक्टली अंदाजन तरीके से देख लो कि कितना आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है, या आप इसको वैसे सॉल्व कर लो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 400/27 है बच्चों। अब अगर आप देखोगे 270, इसको मैंने ऐसे लिखा 270 प्लस 130 था, पर 130 लिखने की बजाय मैंने लिख दिया 108, या फिर और इसमें 27 जोड़ दो। 130 में अगर आप देखो तो आप 135 जोड़ सकते हो। 130 था ना, तो आपने इसको 135 - 5 लिख लिया, ठीक है, बटे 27। तो इसको ऐसे काट दो, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। आपने इसको काटा 10 गुना, इसको काटा 5 गुना, और 5/27 तो कितना छोटा सा नंबर होगा, तो 15 से थोड़ा सा कम आपका आंसर आएगा। कितना कम है वो देख लो आप, अभी 14 पॉइंट समथिंग है, तो ये 15% के ज्यादा करीब है कंपैरिजन टू 13%, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, समझ गए ना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वैल्यू कैसे ली, पहले कौन सी वाली वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है ना 1,10,000। तो सर 3 1 लेके करो, तो डेटा पहले कैलकुलेटर ले, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या क्या डेटा कैलकुलेट करोगे तुम इसके अंदर, पहले तुम इसमें पहले मतलब पहले सेविंग तो निकालोगे एक ही, बी का एक्सपेंडिचर भी निकालोगे, फिर बी की सेविंग्स भी निकालोगे। कोई लॉजिक नहीं है इसमें डेटा कैलकुलेट करने का, पहले सब कुछ माइनस की कैलकुलेशन से हो रहा है, तो वो करना ज्यादा बेटर मैं कहूंगा इसमें, ठीक है। एक तो तरीका है कि भाई इसको 400/27 लिख के 400 को लिखो 227 प्लस 135 - 5, जिससे ये 15% से थोड़ी सी कम वैल्यू आ जाएगी। एक और तरीका है कि आप इसको सोचो, ये 4 को सोचो कि आपने लिखा 2.7 प्लस 1.3/27, बात वही आ जाएगी 1.35 को लिखो 0.5, तो ज्यादा बेटर तो ये वाला ही है, ये वाला ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो यही सजेस्ट करूंगा मैं कि आपको इस तरीके से बनाना चाहिए, ठीक है जी। तो एक सवाल है ये एक और रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मंथली इनकम सेव्ड बाय बीइंग मार्च। बहुत आसान सा सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से बनाओ फटाफट से। अप्रॉक्सीमेटली बताना है आपने। देखो ये कितना आसान सवाल है, अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करो तो ये बी की बात हो रही है। बी की अगर आप इनकम देखते हो कितनी है, बी की इनकम है 96,000 रुपए। बी का अगर आप एक्सपेंडिचर देखते हो मार्च महीने की बात हो रही है 64,000 है ए का, और उसका 80% होगा बी का, यानी कि 4/5। आप सबसे पहले इन दोनों की रेशो निकाल लो। आपने 3 0 से 3 0 कैंसिल की, आपने 32 से कैंसिल किया 2 बार, 32 से कैंसिल किया 3 बार, ये क्या बन गया, इधर बन गया 3 और इधर बन गया 8/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 एंड 8 आ जाएगी वैल्यू। तो मतलब ये बंदा 15 कमाता है, उसमें से 8 का खर्चा कर देता है, तो सेव कितना करता है, 7 सेव करता है, 7 सेव करता है 15 पे, तो 100 पे कितना, 1/15 होता है 6.66%। उसका 7 गुना करोगे आपको क्या मिलेगा, 42, और इस तरह से 46.66%, जो कि अप्रोक्सीमेटली 47% होगा। क्या हम खेल पाए थे इस तरीके से? यही तो अप्रोच है, यही तो अप्रोच है, यही अप्रोच सीखने के लिए तो आप यहाँ पर हैं, और यही मैं कहूंगा कि पूरी जान लगा दो, सीख के जाना ही जाना है ये अप्रोच, ठीक है। और नहीं है, बस ये लास्ट क्वेश्चन था, एक बार मैं क्विक रिपीट कर देता हूं उसी वाला सवाल कि पहले बंदे की इनकम जो है 96,000 है, हमें पता है बी की जो इनकम है 96,000 है, और बी का एक्सपेंडिचर कितना है, हाँ भाई ए का जो एक्सपेंडिचर है उसका 80%, ए का एक्सपेंडिचर कितना है 64,000 का 80% कर दिया, काट दिया यहाँ पे 3 और 8/5 की रेशो वाली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 15:8 की रेशो वाली। तो 15 की इनकम थी जिसमें से 8 का खर्चा हो जा रहा था, तो 7 सेव हो रहे होंगे, 7 सेव हो रहे हैं 15 में, तो 7/15 × 100 ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 47%। होमवर्क क्या है आपका, टारगेट क्या है आपका, ध्यान सुनिए। टारगेट है आपका कि आप जो भी क्लास में आपने पढ़ा, सबसे पहले आज जो डीआई की है वो सारी की सारी दोबारा करेंगे, रिवाइज जरूर करेंगे, और वो भी उसी अप्रोच से, जिस अप्रोच से मैंने सॉल्व किया वही आप खुद से एक बार करेंगे, चाहे किया हो यहाँ पे क्लास में चाहे ना किया हो, घर पे एक बार दोबारा करेंगे इस क्लास के बाद। उसके बाद आपने आज क्लास के बाद 6 डीआई सेट्स और बनानी है, 6 डीआई सेट आपने इसमें बनाने हैं। 6 डीआई सेट जो होंगे वो उसकी जो पीडीएफ होगी मैं आपको इस टारगेट ग्रुप में दूंगा, आपके ये आपका टारगेट ग्रुप है TG149। क्या करोगे आप, टेलीग्राम ऐप के अंदर जो सर्च बार होता है ऊपर, उसके अंदर एक्जैक्टली ये लिखोगे जो मैंने बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है @TG149, ठीक है, कोई स्पेस मत देना, सर्च करते ही आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को कर लो ज्वाइन। उस ग्रुप को जैसे ही आप ज्वाइन करोगे वहीं पे मैं ये पीडीएफ सेंड कर रहा हूं, उसमें से 6 डीआई आपने बनानी है कल अगली क्लास से पहले, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बस रिवाइज करते रहो, शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर फ्लो बन जाएगा।